सफाईकर्मी महिला के बेटे ने जर्मनी से आए एक फोन कॉल का जवाब दिया। वह केवल 12 साल का था। उसे उस जगह नहीं होना चाहिए था। वह बस अपनी मां के शिफ्ट खत्म होने का इंतजार कर रहा था। कुछ मिनट बाद करोड़पति सीईओ का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट सुरक्षित था और इसने सब कुछ बदल दिया। राधा ने घर से निकलने से पहले तीसरी बार अपने दस्ताने ठीक किए। बिना वजह घबराहट नहीं थी। दिन के समय की अतिरिक्त शिफ्ट हमेशा खराब जाती थी। रात में वह लगभग अदृश्य रहती थी। दिन में सब कुछ अधिक उजागर होता था। निगाहें, मांगें, जोखिम। रोहन अपनी मां को चुपचाप देख रहा था। रसोई की छोटी मेज पर बैठा था। उसकी पीठ पर बैग पैरों के बीच टिका हुआ था। 12 साल की उम्र के लिए बहुत ज्यादा शांति। वह एक घिसी पिटी कवर वाली नोटबुक पकड़े हुए था जो किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करती थी और न ही वह ऐसा चाहता था। यह सिर्फ आज के लिए है, राधा ने अपने बेटे की ओर देखे बिना कहा। सफाईकर्मी महिला नहीं आई थी और मदद मांगी गई थी। क्या वहां कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है? रोहन ने सिर हिलाया। उसने कुछ नहीं पूछा। उसने सीख लिया था कि सवालों से पिछले बिल नहीं चुकाए जाते। लान से समय मान से सलाह नहीं करें। कंपनी की इमारत दूर से ही प्रभावशाली दिख रही थी। ऊंचे शीशे, दर्पणों वाला मुखौटा। लोग जल्दी में अंदर जा रहे थे, मानो वहां समय शहर के किसी भी अन्य स्थान से अधिक मूल्यवान हो। राधा ने घूमने वाले दरवाजे से गुजरने से पहले गहरी सांस ली। रिसेप्शन में एयर कंडीशनर बहुत ठंडा था। सुरक्षा गार्ड ने पहचान पत्र मांगा, नाम सत्यापित किया और तभी रोहन पर ध्यान दिया। वह मेरे साथ रहेगा, राधा ने उसके बोलने से पहले जल्दी से कहा। आदमी ने अपनी भौहें चढ़ाईं। वह घूम नहीं सकता। उसे एक कोने में रहने दो और किसी चीज को हाथ मत लगाने दो। राधा ने आवश्यकता से अधिक धन्यवाद दिया। रोहन ने एक शब्द भी नहीं कहा। लिफ्ट चुपचाप सेवा वाले फ्लोर तक चढ़ी। जब दरवाजे खुले तो माहौल बदल चुका था। लोग तेजी से चल रहे थे। आवाजें तनावपूर्ण थीं। अस्थायी मेजों पर कॉफी के कप जमा थे। यह एक सामान्य दिन नहीं था। वहीं रहो। राधा ने कॉरिडोर की दीवार के पास एक कुर्सी की ओर इशारा किया। उठना मत, किसी से बात मत करना। रोहन आज्ञाकारी होकर बैठ गया। बैग गोद में रखा और आदत से ज्यादा इच्छा से नहीं, नोटबुक खोली। पन्ने साधारण नोट्स, बिखरे हुए शब्द, कुछ छोटे वाक्यों से भरे थे जिन्हें वहां कोई नहीं पहचानता। वे जर्मन में थे, वह भाषा जो दादी मां ने उसे बचपन से सिखाई थी। राधा ने सफाई की ट्रॉली को सावधानी से धकेला। कोशिश की कि कोई आवाज न हो। फिर भी ऊंची एड़ी वाली एक महिला तेजी से गुजरी और उस पर कठोरता से देखा। यह सफाई का समय नहीं है, उसने रुके बिना शिकायत की। क्षमा करें, राधा ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया। कॉरिडोर के दूसरी ओर एक बड़ा कांच का कमरा ध्यान आकर्षित कर रहा था। अंदर अच्छे कपड़े पहने पुरुष और महिलाएं धीमी लेकिन तत्परता से बात कर रहे थे। उनमें से एक इधर उधर चल रहा था, हाथ में सेलफोन, चेहरा गंभीर। सिद्धार्थ मल्होत्रा चिल्लाते नहीं थे, उन्हें जरूरत नहीं थी। उनकी उपस्थिति ही काम करती थी। आज यह गलत नहीं हो सकता, उन्होंने रूखे स्वर में कहा। अगर यह कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो परिणाम गंभीर होंगे। किसी ने जवाब नहीं दिया, बस सिर हिलाया। राधा बंद दरवाजे के पास फर्श साफ कर रही थी जब उसने कमरे से कुछ बिखरे हुए शब्द सुने। जर्मनी, पुष्टि, समय सीमा। वह संदर्भ नहीं समझ पा रही थी, लेकिन उसे इसका वजन महसूस हो रहा था। वह वजन जो हवा को और भी घना बना देता है। रोहन ने भी सुना। सब कुछ नहीं, बस इतना कि वह समझ सके कि कुछ गंभीर दांव पर लगा था। उसने फिर से नोटबुक की ओर आंखें झुकाईं, पेंसिल से लिखे, लगभग मिट चुके एक शब्द पर उंगलियां फेरी। कुछ ऐसा जो उसकी दादी घर पर भारी उच्चारण और उदास मुस्कान के साथ दोहराया करती थी। रोहन ने धीरे से नोटबुक बंद कर दी। फर्श के एक जोड़ से गुजरते हुए सफाई की ट्रॉली ने जोर से आवाज की। क्या आप थोड़ा और सावधान रह सकती हैं? किसी ने कॉरिडोर के अंत से शिकायत की। हाँ सर, राधा ने जल्दी से जवाब दिया। उसे शरीर में तनाव महसूस हो रहा था। वहां कोई भी गलती जितनी बड़ी थी, उससे कहीं ज्यादा बड़ी लगती थी। कोई भी गलत कदम शिफ्ट या नौकरी गंवा सकता था। एक अधिकारी फोन पर बात करते हुए मीटिंग रूम से बाहर आया। चेहरा लाल था और लगभग रोहन से टकरा गया। उसे वहां बैठे देखकर वह रुक गया। यह अब एक डेकेयर बन गया है, उसने जोर से टिप्पणी की, जिससे गुजरने वालों में असहज हंसी छूट गई। राधा ने सुना, नाटक किया कि नहीं सुना? रोहन का चेहरा जल उठा, लेकिन उसने प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस सिर झुका लिया। अंदर कमरे में तनाव बढ़ रहा था। कागज बिखरे हुए थे। लोग एक साथ बात कर रहे थे। कोई कह रहा था कि समय खत्म हो रहा है। सिद्धार्थ ने एक बार मेज पर मुक्का मारा। अगर कोई इसे हल नहीं करता है
तो किसी भी भाषण का कोई फायदा नहीं। इसके बाद जो चुप्पी थी वह भारी थी। राधा को तब एक त्वरित आदेश मिला, मुझे अब उस सहायता क्षेत्र को साफ करने की जरूरत है, वहां गतिविधि होगी। उसने सिर हिलाया और ट्रॉली को निर्दिष्ट स्थान की ओर धकेला, सबसे महत्वपूर्ण कमरों के पास। रोहन कुर्सी से उठा और कुछ कदम पीछे चला, जैसा कि उसकी मां ने उसे बचपन से सिखाया था। बिना ध्यान आकर्षित किए, बिना जगह घेरे। कॉरिडोर वहां छोटा, संकरा, अधिक निगरानी वाला लग रहा था। हवा में एक अजीब सा एहसास था, जैसे कुछ होने वाला हो। रोहन दीवार के सहारे खड़ा होकर देख रहा था। राधा तेजी से सफाई कर रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। दोनों में से कोई भी ठीक से नहीं जानता था कि क्या, लेकिन दोनों इसे महसूस कर रहे थे। उस फ्लोर पर कुछ महत्वपूर्ण दांव पर लगा था और वे उसके ठीक बीच में थे, भले ही अदृश्य थीं। सुबह की उस एग्जीक्यूटिव फ्लोर पर हवा में बेचैनी थी। एसी चल रहा था, लेकिन कोई भी सहज नहीं लग रहा था। बिना छुए कॉफी के कप मेजों पर जमा थे। चालू स्क्रीन पर ग्राफ और संख्याएं दिख रही थीं, जिन्हें आराम से विश्लेषण करने का किसी के पास समय नहीं था। दीवार पर लगी घड़ी क्रूरता से आगे बढ़ रही थी। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने किसी को बधाई दिए बिना मीटिंग रूम में प्रवेश किया, अपना कोट उतारा, उसे कुर्सी पर रखा और अपने हाथ कांच की मेज पर रखे। चलो फिर से शुरू करते हैं, उन्होंने सीधे कहा। मैं कॉल से पहले यह प्रेजेंटेशन बिल्कुल परफेक्ट चाहता हूं। किसी ने जवाब नहीं दिया, बस वे हिलने डुलने लगे। एक एनालिस्ट ने स्लाइड खोली, दूसरे अधिकारी ने छपे हुए दस्तावेजों को फिर से व्यवस्थित किया, तीसरे ने प्रोजेक्टर को समायोजित किया, जैसे कि इससे कुछ हल हो जाएगा। समस्या सामग्री में नहीं थी, यह समय में थी। जर्मन कंपनी पहले ही 2 बार टाल चुकी है, सिद्धार्थ ने आगे कहा। आज अंतिम पुष्टि है, या तो हम बंद करते हैं या वे किसी और साथी की तलाश करेंगे। दुभाषिया, किसी ने सावधानी से पूछा। सिद्धार्थ ने कठोरता से देखा। उन्होंने कहा कि वह उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा, यह वैसा नहीं था जैसा वह है। वहां सभी जानते थे, लेकिन किसी ने जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। कमरे के बाहर राधा तेजी से फर्श साफ कर रही थी। ट्रॉली धीरे धीरे चरमरा रही थी, लेकिन उस तनावपूर्ण माहौल में यह बहुत ऊंची लग रही थी। वह कपड़ा चलाती और न सुनने का नाटक करती, लेकिन आवाजें कांच से होकर आ रही थीं। क्या मार्जिन सही है? अगर वे शर्त पर सवाल उठाते हैं तो हम उजागर हो जाएंगे। कानूनी विभाग ने पहले ही इसकी समीक्षा कर ली है। राधा शब्दों को नहीं समझती थी, लेकिन वह लहजे को पहचानती थी। यह वही लहजा था जब पैसा कम पड़ जाता था, जब गलत चुनाव महंगा पड़ता था। रोहन दूर से देख रहा था, दीवार के सहारे खड़ा। उसे लग रहा था कि यह कोई सामान्य दिन नहीं था। वहां के लोग जोर से नहीं बोल रहे थे, लेकिन वे तत्परता से बात कर रहे थे, जैसे कि कोई भी देरी कुछ ऐसा गिरा सकती है जो फिर से बनाने के लिए बहुत बड़ा हो। एक अधिकारी सेलफोन कान से लगाए जल्दी से कमरे से बाहर निकला। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, उसने अपनी आवाज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए कहा। आज है, बाद में नहीं हो सकता। उसने निराश होकर फोन काट दिया और अंदर चला गया। दुभाषिया जवाब नहीं दे रहा है, उसने धीमी लेकिन पर्याप्त श्रव्य आवाज में सूचित किया। सिद्धार्थ ने 1 सेकंड के लिए, बस 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो उनका भाव और भी कठोर था। मुझे कारण में कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्होंने कहा। किसी को ढूंढो, हम बाहरी सेवा का प्रयास कर सकते हैं, पीछे बैठी एक महिला ने सुझाव दिया। मैंने कोशिश कर ली है, खाकी हुई है, इसी की पहाड़ी, पूरा नाम आने की, दूसरे ने जवाब दिया। केंद्र सेवा से बाहर है। एक असहज चुप्पी छा गई। तो सुधार करो, सिद्धार्थ ने कहा। तुम्हें पिछले हफ्ते से पता था कि यह कॉल आने वाली है। हमें अंग्रेजी आती है, किसी ने कोशिश की। सिद्धार्थ ने अधीरता से सिर झुकाया। उन्हें अंग्रेजी नहीं चाहिए, उन्हें स्पष्टता चाहिए, और वह भी जर्मन में। कॉरिडोर से राधा दरवाजे से थोड़ी दूर हट गई। वह उत्सुक नहीं दिखना चाहती थी, वह उपस्थित नहीं दिखना चाहती थी, उसे बस काम खत्म करना था। तुम बहुत शोर कर रही हो, एक आदमी ने उसके पास से गुजरते हुए ट्रॉली की ओर इशारा करते हुए शिकायत की। क्षमा करें, राधा ने एक बार फिर कहा। रोहन ने अपने बैग के अंदर मुट्ठी भींच ली, उसने कुछ नहीं कहा। कमरे में समय के साथ तनाव बढ़ता गया। किसी ने एक हालिया ईमेल खोला और जोर से पढ़ा, मोटे तौर पर अनुवाद करते हुए। वे कह रहे हैं कि उन्हें आज पुष्टि करने की जरूरत है, नहीं तो वे प्रक्रिया बंद कर देंगे। सिद्धार्थ फिर से मेज पर झुक गए। ध्यान से सुनो, उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा। अगर यह कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो यह केवल रिपोर्ट में एक आंकड़ा नहीं होगा, छंटनी होगी, परिणाम होंगे। कोई नहीं हिला। मैं इसे दोहराऊंगा नहीं, उन्होंने पूरा किया। बाहर राधा को पेट में खिंचाव महसूस हुआ।
यह वाक्य उसके लिए नहीं कहा गया था, लेकिन यह उसी तरह चोट पहुंचा रहा था। छंटनी, परिणाम, ऐसे शब्द जिन्हें वह बहुत अच्छी तरह जानती थी। एक अधिकारी कॉरिडोर से भागते हुए गया, लगभग रोहन से टकरा गया। उसने माफी भी नहीं मांगी। वह दीवार के और करीब सिमट गया। माँ, उसने धीरे से बुलाया। अभी नहीं, राधा ने बिना देखे जवाब दिया। रोहन ने धीरे से नोटबुक खोली, अध्ययन करने के लिए नहीं, बस खुद को शांत करने के लिए। उसने हाथ से लिखे कुछ शब्दों पर अपनी आंखें फेरी। दादी के घर पर बीती शाम की यादें, परिचित आवाजें, ऐसी लय जो उस इमारत से मेल नहीं खाती थीं, लेकिन जो मौजूद रहने पर जोर देती थीं। कमरे में किसी ने फोन के स्पीकर का परीक्षण किया। कुछ सेकंड के लिए आवाज कॉरिडोर में गूंजती रही और फिर बंद हो गई। जब वे फोन करेंगे तो किसी को जवाब देना होगा, सिद्धार्थ ने कहा। और जल्दी। लेकिन कौन? एनालिस्ट ने तनाव में पूछा। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन किसी को इसे हल करना होगा। बाहर राधा ट्रॉली को धकेलती रही। रोहन उठा और चुपचाप उसका पीछा किया। कॉरिडोर वहां और भी संकरा, और भी शांत लग रहा था, जैसे पूरी इमारत कुछ होने का इंतजार कर रही हो। रोहन दीवार के पास रुक गया, बैग को गले लगाए हुए। दिल तेजी से धड़क रहा था, बिना यह जाने कि क्यों। कमरे के अंदर सिद्धार्थ ने घड़ी देखी। वे किसी भी समय फोन करेंगे, उन्होंने कहा। किसी ने जवाब नहीं दिया। समस्या बनी हुई थी और वहां कोई भी इसे हल करने के लिए तैयार नहीं लग रहा था। फोन की आवाज कमरे की हवा को अलार्म की तरह चीरती हुई आई। यह तेज नहीं थी, लेकिन यह लगातार थी। एक रूखी, दोहराई जाने वाली आवाज, जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। सबने एक ही समय पर एक दूसरे को देखा। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। जवाब दो, उन्होंने आवाज ऊंची किए बिना कहा। कोई नहीं हिला। फोन फिर से बजा। एक एनालिस्ट ने हिचकिचाहट के साथ हाथ बढ़ाया, जैसे कि डिवाइस काट सकती थी। उसने उसे कान से लगाया। 2 सेकंड सुना और उसका चेहरा पीला पड़ गया। यह जर्मन है, उसने माइक्रोफोन को ढंकते हुए कहा। वे पहले ही बात कर रहे हैं। सिद्धार्थ ने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो वह और भी तनाव में थे। इसे किसी को दो, उन्होंने आदेश दिया। एनालिस्ट लगभग विनती करते हुए अपने सहयोगियों की ओर मुड़ी। क्या यहां कोई समझता है? चुप्पी। मैं कुछ शब्द पहचानता हूं, एक आदमी ने जोखिम उठाते हुए कहा, लेकिन मैं जवाब नहीं दे सकता। फोन अभी भी खुला था। दूसरी तरफ आवाज तेजी से, बिना धैर्य के बोल रही थी। फोन काट दो, किसी ने घबराकर सुझाव दिया। सिद्धार्थ ने मेज पर हाथ मारा। नहीं, उन्होंने कहा, अगर हमने फोन काटा तो सब खत्म हो जाएगा। कॉरिडोर में राधा सफाई की ट्रॉली को कुछ मिनट पहले निर्दिष्ट सहायता क्षेत्र की ओर धकेल रही थी। वह तेजी से चलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन घबराहट उसे धीमा कर रही थी। हर कदम उस जगह के साथ तालमेल से बाहर लग रहा था। रोहन हमेशा की तरह कुछ कदम पीछे चल रहा था। वह चलने से ज्यादा देख रहा था। कमरे के कांच से आवाज कॉरिडोर तक दबी हुई आई। सब कुछ समझना संभव नहीं था, लेकिन लहजा स्पष्ट था। चिड़चिड़ा, थका हुआ, निर्णायक। रोहन ने अपनी गति धीमी कर दी। अधिकारी ने अब स्पेनिश में बात करना शुरू कर दिया। फोन अभी भी कान से लगा था। वह कुछ ऐसा पूछ रहा है जो मैं स्पष्ट रूप से नहीं समझ पा रहा हूं, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। वह क्या पूछ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट के लिए वास्तव में क्या कमी है? सिद्धार्थ ने रूखे स्वर में कहा। उसने कोशिश की। क्षमा करें, उसने अंग्रेजी में शुरू किया। जवाब तुरंत और कठोरता से आया। उसने फोन को कान से हटाया। उसने कुछ ऐसा कहा कि वह अंग्रेजी नहीं चाहता, उसने समझाया। सिद्धार्थ ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और दुभाषिया से पूछा, हालांकि वह पहले ही जवाब जानता था। अभी भी जवाब नहीं दे रहा है। किसी ने जवाब दिया। अधिकारी ने अस्पष्ट वाक्यांशों को दोहराते हुए, एक पल का अनुरोध करते हुए कॉल को चालू रखने की कोशिश की। जैसे ही सेकंड बीतते गए, कॉरिडोर से रोहन पूरी तरह से रुक गया। दूसरी तरफ की आवाज अब अचानक चालू हुए स्पीकर फोन से आ रही थी। जब अधिकारी ने एक सेटिंग बदलने की कोशिश की थी, रोहन ने एक पूरा वाक्य समझा, फिर दूसरा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मां, उसने धीरे से बुलाया। राधा तुरंत डर गई। अभी नहीं रोहन। लेकिन बच्चा अपनी मां की ओर नहीं देख रहा था, वह मीटिंग रूम की ओर देख रहा था। वह कह रहा है कि वह फोन काट देगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा, इस बात से अनजान कि वह जितना चाहता था उससे कहीं ज्यादा जोर से बोल रहा था। राधा को लगा कि जमीन उसके पैरों तले से खिसक गई है। रोहन, चुप रहो, उसने लगभग घबराहट में फुसफुसाया, लेकिन कमरे में किसी ने सुना। क्या? एग्जीक्यूटिव्स में से एक ने कांच का दरवाजा खोलते हुए पूछा। यह किसने कहा? रोहन ने घूंट निगल लिया।
उसने महसूस किया कि सारी निगाहें एक साथ उस पर पड़ गई हैं। यह वह था। दूसरे ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। सफाई कर्मी महिला का बेटा। राधा ने कपड़ा ट्रॉली में गिरा दिया। क्षमा करें, उसने जल्दी से कहा। वह नहीं जानता कि वह क्या कह रहा है। हाँ, मैं जानता हूं, रोहन ने धीमी आवाज में जवाब दिया। उसने कहा कि वह फोन काट देगा। जो चुप्पी बनी वह उस दिन की अन्य सभी से अलग थी। यह तनाव नहीं था, यह अजीबपन था। सिद्धार्थ दरवाजे के पास आए। बच्चे को ऐसे देख रहे थे जैसे वह पहले वहां नहीं था। क्या तुम्हें जर्मन आती है? उन्होंने सीधे पूछा। रोहन झिझका, अपनी मां की ओर देखा। राधा पीली पड़ चुकी थी। थोड़ा सा, उसने जवाब दिया। मैंने अपनी दादी के साथ सीखा। यह कोई खेल नहीं है। एक एग्जीक्यूटिव ने कहा। हम एक करोड़पति कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। मुझे पता है, रोहन ने आंखें झुकाते हुए जवाब दिया। इसलिए मैंने बात की। फोन अभी भी खुला था। दूसरी तरफ की आवाज बढ़ती हुई अधीरता के साथ कुछ दोहरा रही थी। अधिकारी दोनों हाथों से डिवाइस पकड़े हुए थी। यह नहीं जानती थी कि क्या करे। इसका जवाब दो, सिद्धार्थ ने अचानक कहा। यह कोई विनम्र अनुरोध नहीं था, यह एक थका हुआ आदेश था। अधिकारी ने फोन उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे नहीं लिया। उन्होंने रोहन की ओर देखा। तुमने कहा कि तुम समझते हो, बात करो। अब वह क्या कह रहा है? रोहन ने गहरी सांस ली। वह पूछ रहा है कि क्या वहां कोई है जो जर्मन बोलता है? उसने जवाब दिया। और अगर कोई नहीं है तो वह फोन काट देगा। एग्जीक्यूटिव्स में से एक ने घबराहट में हंस दिया। यह बेतुका है। सिद्धार्थ नहीं हंसे। फोन में दूसरी तरफ से एक छोटी सी क्लिक की आवाज आई। कॉल कटने वाली थी। रोहन ने बिना सोचे समझे एक कदम आगे बढ़ाया। क्या मैं जवाब दे सकता हूं? उसने कहा। नहीं, किसी ने तुरंत जवाब दिया। यह वयस्कों का मामला है, यह एक बच्चा है। दूसरे ने कहा। यह पागलपन है। राधा को लगा कि उसके पैर कांप रहे हैं। रोहन, इधर आओ, उसने लगभग रोते हुए कहा। लेकिन फोन फिर से बीप किया। एक छोटा नोटिस, अंतिम मौका। दूसरी तरफ की आवाज ने कहा। अब उन लोगों के लिए भी श्रव्य था जो जर्मन नहीं समझते थे। रोहन ने शब्दों, लहजे, निर्णय को पहचाना। उसने सिद्धार्थ की ओर देखा। वह फोन काट देगा, उसने अब कहा। सिद्धार्थ ने 2 बहुत लंबे सेकंड तक बच्चे की ओर देखा। फिर उसने चारों ओर देखा। उसने वयस्कों से भरे एक कमरे को देखा जो तैयार थे, अच्छी तनख्वाह वाले थे, जवाब देने में असमर्थ थे। उसे बोलने दो, अंततः सिद्धार्थ ने कहा। अगर यह गलत हुआ तो जिम्मेदारी मेरी है। किसी ने शुरू किया। लेकिन अगर हमने अभी फोन काट दिया तो वैसे भी सब खत्म हो जाएगा। अधिकारी ने कांपते हाथों से फोन रोहन की ओर बढ़ाया। कॉरिडोर उस फैसले के लिए बहुत छोटा लग रहा था। रोहन ने 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे अपनी दादी की याद आई, जिस तरह वह धैर्य से उच्चारण को ठीक करती थीं। उसने आंखें खोलीं। शुभ प्रभात, उसने जर्मन में कहा। लगभग सही। 12 साल के बच्चे के लिए बहुत दृढ़ आवाज के साथ। सब जम गए। और उसके बाद जो चुप्पी थी वह अब डर की नहीं थी, वह सदमे की थी। रोहन का पहला जवाब जल्दी नहीं आया, वह सावधानी से आया। शुभ प्रभात, उसने अब थोड़ी और दृढ़ता से दोहराया। एक पल, कृपया। फोन के दूसरी तरफ की आवाज रुक गई। कमरे के अंदर कोई नहीं हिला। कोई उत्सव या श्रव्य आश्चर्य नहीं था, बस वह असहज चुप्पी जो तब आती है जब कुछ अप्रत्याशित होता है और कोई नहीं जानता कि कैसे प्रतिक्रिया दे। सिद्धार्थ बच्चे को ध्यान से देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। वहां गणना थी, मूल्यांकन था। वह जानते थे कि यह एक ऐसा क्षण था जो सब कुछ हल कर सकता था या निश्चित रूप से इसे और खराब कर सकता था। पूछो कि उन्हें अब क्या चाहिए, उन्होंने धीरे से कहा, लगभग ऐसे जैसे कि वह नहीं चाहते थे कि कोई सुने। रोहन ने थोड़ा सिर हिलाया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, अपनी मां की तलाश नहीं की। फोन उसके हाथ में थोड़ा कांप रहा था, लेकिन उसने अपनी आवाज स्थिर रखी। पुष्टि के लिए और क्या आवश्यक है? उसने जर्मन में पूछा। जवाब बहुत लंबा आया। रोहन ने एक पल के लिए अपनी भौहें सिकोड़ी, इसलिए नहीं कि वह नहीं समझ रहा था, बल्कि इसलिए कि उसे मानसिक रूप से जो सुन रहा था उसे व्यवस्थित करने की आवश्यकता थी। वे उन शब्दों से अधिक तकनीकी थे जिनके वह आदी था। उसने गहरी सांस ली। वह कह रहा है कि उसे 2 बिंदुओं की पुष्टि करने की आवश्यकता है। उसने अनुवाद किया। एक समय, इस समय आदि था है, सीमा और जिम्मेदारी के बारे में एक शर्त। कमरे में एक फुसफुसाहट फैल गई। कौन सी शर्त? एक एग्जीक्यूटिव ने पूछा, पहले ही एक दस्तावेज खोलते हुए। रोहन फिर से फोन पर आया और सावधानी से पूछा। आदमी ने अब तेजी से जवाब दिया, कम आक्रामक, अभी भी अधीर, लेकिन चौकस। रोहन ने अंत तक सुना।
यह डिलीवरी में देरी के बारे में है, उसने समझाया। क्या वे आज ही एक औपचारिक लिखित गारंटी चाहते हैं? सिद्धार्थ ने हाथ से जल्दी से इशारा किया। उसे बताओ कि कानूनी विभाग पहले ही इसे समायोजित कर रहा है और हम मिनटों में ईमेल भेज देंगे। रोहन ने सिर हिलाया, लेकिन उसने दोहराने से पहले झिझका। वाक्य में कुछ समायोजित करने की जरूरत थी। वह जानता था। रुको, उसने धीरे से कहा। अगर मैं ऐसा कहता हूं तो यह एक अस्पष्ट वादे जैसा लगता है। सिद्धार्थ ने उसे घूर कर देखा। तुम इसे कैसे कहोगे? रोहन ने 2 सेकंड तक सोचा। मैं कहूंगा कि दस्तावेज अंतिम समीक्षा में है और शिपमेंट निर्धारित है, उसने जवाब दिया। नहीं, कि हम कोशिश करने जा रहे हैं। सिद्धार्थ ने धीरे धीरे सिर हिलाया। समझ में आता है। रोहन फिर से फोन पर आया। जवाब छोटा आया। इस बार दूसरी तरफ का लहजा बदल गया था। यह अब धमकी भरा नहीं था, यह बातचीत का था। रोहन ने अनजाने में अपने कंधे थोड़े ढीले कर दिए। वह जानना चाहता है कि कौन बात कर रहा है, उसने अनुवाद किया। एग्जीक्यूटिव्स में से एक ने घबराहट में हंस दिया। उसे बताओ कि यह है, किसी ने शुरू किया। सिद्धार्थ ने हस्तक्षेप किया। उसे अपना पहला नाम बताओ। रोहन ने घूंट निगल लिया। मेरा नाम रोहन है, उसने कहा। एक ठहराव था। जवाब पहले से कहीं ज्यादा नरम आया। उसने पूछा कि क्या मैं बातचीत के लिए जिम्मेदार हूं? उसने भ्रमित होकर अनुवाद किया। सिद्धार्थ एक कदम पास आए। उसे बताओ कि तुम जिम्मेदार टीम की सहायता कर रहे हो, उन्होंने निर्देश दिया। रोहन ने शब्दों को अच्छी तरह से चुनते हुए दोहराया। आदमी ने कुछ ऐसा जवाब दिया जिसे वह तुरंत नहीं समझा। एक शब्द छूट गया। उसने 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या आप कृपया दोहरा सकते हैं? उसने जर्मन में पूछा। थोड़ा और धीरे। पूरे कमरे ने अपनी सांसें रोक लीं। दोहराना अधिक स्पष्ट हुआ। रोहन समझा, वह उस व्यक्ति का नाम चाहता है जो कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करता है। उसने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा, मैं। उन्होंने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। रोहन ने सूचित किया। बातचीत कुछ और मिनटों तक चली। वे लंबे नहीं थे, लेकिन बाहर से देखने वालों के लिए वे शाश्वत लग रहे थे। रोहन ने कोई भाषण नहीं दिया। उसने प्रभावित करने की कोशिश नहीं की। उसने बस जवाब दिया, अनुवाद किया, पुष्टि की। एक निश्चित समय पर वह एक कानूनी शब्द से लगभग भ्रमित हो गया। वह वाक्य के बीच में रुक गया। रुको, उसने धीरे से कहा, माइक्रोफोन को हाथ से ढंकते हुए। यह हिस्सा मुझे पुष्टि कराता है। एक वकील तेजी से पास आया, दस्तावेजा में इंगित किया। यह वही है। रोहन ने सिर हिलाया और फिर से शुरू किया। फोन के दूसरी तरफ आदमी ने गहरी सांस ली। रोहन, उसने स्पष्ट रूप से सुना। उसने कहा कि वह ईमेल का इंतजार करेगा। उसने अनुवाद किया, और अगर उसे आज मिल गया तो प्रक्रिया जारी रहेगी। सिद्धार्थ ने कानूनी विभाग को एक संकेत दिया। अब रोहन का अंतिम वाक्य शांत था। हम कुछ मिनटों के भीतर लिखित रूप में पुष्टि करेंगे। आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। उसने फोन को कान से हटाया। कॉल समाप्त होने की सूखी क्लिक की आवाज जितनी होनी चाहिए थी, उससे कहीं ज्यादा तेज गूंज उठी। कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोला। कोई तालियां नहीं बजीं, कोई उत्सव नहीं था। बस लोग एक दूसरे को देख रहे थे। यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि अभी क्या हुआ था। यह बच्चा कौन है? किसी ने लगभग बिना आवाज के फुसफुसाया। रोहन ने अपने ऊपर चुप्पी का भार महसूस किया। फोन अभी भी उसके हाथ में था। उसने उसे अधिकारी को सावधानी से लौटा दिया, जैसे कि वह कुछ बहुत नाजुक था। क्या मैं जा सकता हूं? उसने धीरे से पूछा। राधा तुरंत एक कदम आगे बढ़ी। हम जा रहे हैं, उसने जल्दी से कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। सिद्धार्थ ने हाथ उठाया। एक पल, उन्होंने अनुरोध किया। राधा जम गई। सिद्धार्थ ने फिर से रोहन की ओर देखा। अब कोई गणना नहीं थी। कुछ और परिभाषित करना मुश्किल था। तुमने कहा कि तुमने अपनी दादी के साथ सीखा, उन्होंने टिप्पणी की। रोहन ने सिर हिलाया। हाँ सर, उन्होंने शब्दों को चुनते हुए कहा। मैं इसे बेहतर ढंग से समझना चाहता हूं। रोहन ने सिर हिलाया, यह नहीं जानते हुए कि यह अच्छा था या बुरा। कमरे के बाहर कानूनी विभाग पहले से ही तेजी से टाइप कर रहा था। कॉन्ट्रैक्ट अभी तक बंद नहीं हुआ था, लेकिन यह खोया नहीं था, और वहां सभी जानते थे उस पल के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। राधा ने अंतिम कॉरिडोर खत्म किया। तब तक सूरज खिड़कियों से उसी ताकत से नहीं आ रहा था। इमारत शांत थी। सुबह की हड़बड़ी पीछे छूट गई थी। उसकी जगह एक संयमित थकान ने ले ली थी, जो लंबे तनाव के बाद आती है। रोहन सहायता क्षेत्र की एक कुर्सी पर बैठा था। अपने सीने से बैग लगाए हुए था। वह कुछ नहीं बोल रहा था। मीटिंग रूम से बाहर निकलने के बाद से किसी ने ठीक से नहीं बताया था कि क्या होने वाला था। उन्हें बस इतना पता था कि उन्हें अभी तक निकाला नहीं गया था। क्या तुम ठीक हो? राधा ने धीरे से पूछा जब वह कपड़ा ट्रॉली में रख रही थी।
रोहन ने बिना ज्यादा दृढ़ विश्वास के सिर हिलाया। मैं ठीक हूं। वास्तव में उसे नहीं पता था कि कैसे कहना है। शरीर तो वहीं था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उस पल में फंसा हुआ था जब सभी वयस्कों ने उसे सुनने के लिए रुक गए थे। उसे यह भावना पसंद नहीं थी। उसे केंद्र में रहना पसंद नहीं था, खासकर उस जगह पर। कुछ मिनट बाद एक सहायक आया। श्री सिद्धार्थ ने कहा कि आप इंतजार करें। उसने तटस्थ स्वर में कहा, वह आपको अभी बुलाते हैं। राधा को पेट में मरोड़ महसूस हुई। अभी? उसने मुश्किल से पूछा। आदमी जवाब का इंतजार किए बिना दूर चला गया। राधा अपने बेटे के बगल में बैठ गई, अपने बालों में स्वचालित रूप से हाथ फेरा, खुद को बच्चे से ज्यादा शांत करने की कोशिश कर रही थी। जो भगवान चाहे, उसने फुसफुसाया। रोहन ने जवाब नहीं दिया। वह अपनी दादी के बारे में सोच रहा था। जिस तरह से वह कहती थीं कि जब कोई कुछ सही करता है तो उसे उस समय हमेशा समझ नहीं आता कि क्यों, लेकिन बाद में समझ आता है। लगभग 1 घंटे बाद वही सहायक वापस आया। आप अंदर जा सकते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा का कार्यालय रोहन ने जितना सोचा था उससे छोटा था। इसमें कुछ भी शानदार नहीं था। एक बहुत साफ सुथरी डेस्क, सामने 2 कुर्सियां, शहर के नजारे वाली एक खिड़की, एक कार्यात्मक, ठंडा लेकिन शत्रुतापूर्ण जगह नहीं। सिद्धार्थ बिना कोट के थे, शर्ट की आस्तीनें ऊपर की हुई थीं। वह शक्तिशाली से ज्यादा थके हुए लग रहे थे। आप बैठ सकते हैं, उन्होंने कुर्सियों की ओर इशारा करते हुए कहा। राधा सावधानी से बैठ गई, जैसे वह ऐसी जगह घेर रही थी जो उसकी नहीं थी। रोहन अपनी मां के बगल में बैठ गया, अपने हाथ बैग पर रखे हुए था। कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोला। मैंने कुछ समय पहले कहा था कि मैं बेहतर ढंग से समझना चाहता था, सिद्धार्थ ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। और मैं अभी भी चाहता हूं, लेकिन डांटने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए। राधा ने अपनी उंगलियां कस लीं। हम समस्या पैदा नहीं करना चाहते थे, उसने जल्दी से कहा। मुझे पता है कि मुझे अपने बेटे को नहीं लाना चाहिए था, लेकिन यह सिर्फ आज के लिए था। यह एक एहसान था जो मैंने मांगा था। सिद्धार्थ ने हाथ उठाकर उसे रोका। यह उस बारे में नहीं है, उन्होंने कहा। वह बीत चुका है। उन्होंने रोहन की ओर देखा। तुम इस तरह की जिम्मेदारी उठाने के लिए बहुत छोटे लगते हो, उन्होंने टिप्पणी की। रोहन ने कंधे उचकाए। मैं जिम्मेदारी नहीं चाहता था, उसने जवाब दिया। मैं बस यह नहीं चाहता था कि यह गलत हो। सिद्धार्थ ने धीरे धीरे सिर हिलाया। तुमने अपनी दादी के बारे में बात की, उन्होंने कहा। मुझे आराम से बताओ। रोहन ने गहरी सांस ली। उसे अजनबियों से अपने जीवन के इस हिस्से के बारे में बात करना पसंद नहीं था, लेकिन उनके लहजे में कुछ भी आक्रामक नहीं था। वह चौकस थे। वह छोटी उम्र में जर्मनी से आई थी, उसने शुरू किया। उसने यहाँ शादी की, लेकिन कभी खुद को वास्तव में यहाँ का महसूस नहीं किया। राधा चुपचाप देख रही थी। यह कहानी नई नहीं थी, लेकिन अपने बेटे को इसे सुनाते हुए सुनकर उसे एक और आयाम मिल गया। वह कहती थी कि अगर उसने जर्मन बोलना बंद कर दिया तो वह गायब हो जाएगी। रोहन ने आगे कहा, तो वह मुझसे हर समय सरल चीजों के बारे में, दिन के बारे में, पुरानी यादों के बारे में बात करती थी। सिद्धार्थ ने बिना बाधा डाले सुना। मैं लगभग हर रात उनके साथ रहता था, रोहन ने कहा। मेरी माँ काम करती थी, हम एक साथ खाना खाते थे। वह मुझे शब्द सिखाती थीं जैसे कोई स्नेह सिखाता है। रोहन जारी रखने से पहले एक पल के लिए झिझका। जब वह बीमार पड़ी तो उन्होंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, उसने कहा। लेकिन उन्होंने मुझसे बात करना जारी रखा, भले ही वह थकी हुई थीं, भले ही वह कमजोर थी। राधा ने घूंट निगल लिया। जब रोहन के पिता चले गए तो वह ही थी जो रुक गई। उसने पूरा किया। हमने जितनी हो सके उतनी मदद की। सिद्धार्थ ने एक पल के लिए खिड़की की ओर देखा। क्या वह अभी भी जीवित है, उन्होंने पूछा। नहीं, रोहन ने धीमी आवाज में जवाब दिया। 2 साल हो गए। उसके बाद जो चुप्पी थी वह असहज नहीं थी, वह सम्मानजनक थी। तो सिद्धार्थ ने उसे फिर से देखते हुए कहा, तुमने जर्मन का उपयोग करने के लिए नहीं सीखा, तुमने इसे किसी को न खोने के लिए सीखा। रोहन ने सिर हिलाया। मुझे लगता है हाँ। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली, अपने हाथ डेस्क पर जोड़े। आज उस कमरे में सभी तैयार थे, उन्होंने कहा। पद, अनुभव, और फिर भी कोई हल नहीं कर सका। उन्होंने एक विराम लिया। तुम कर सके, क्योंकि तुमने पहले सुना था, बहुत लंबे समय तक। राधा की आंखों में पानी आ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैं संयोग में विश्वास नहीं करता, सिद्धार्थ ने आगे कहा। मैं संदर्भों में विश्वास करता हूं, और तुम्हारा संदर्भ कठिन है। वह कुर्सी पर झुक गए। मुझे आज अभी भी कुछ चीजें खत्म करने की जरूरत है, उन्होंने कहा। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। राधा अकड़ गई। जो हुआ उसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, उन्होंने पुष्टि की। किसी एहसान के रूप में नहीं, किसी दान के रूप में नहीं। रोहन ने अपने बैग की पट्टा कस ली।
मैं कुछ नहीं चाहता, उसने जल्दी से कहा। सिद्धार्थ हल्के से मुस्कुराए। एक आसान मुस्कान नहीं, एक थकी हुई मुस्कान। मैं जानता हूं, उन्होंने जवाब दिया। और ठीक इसी कारण से मैं आगे क्या आता है उस पर शांति से विचार करना चाहता हूं। वह खड़े हो गए। कल या परसों मैं तुम्हें फिर से फोन करूंगा, उन्होंने बिना जल्दबाजी के, बिना डर के कहा। राधा भी अनिश्चितता में खड़ी हो गई। धन्यवाद कि आप नहीं, उसने यह नहीं जानते हुए शुरू किया कि कैसे खत्म करें। देखने के लिए उन्होंने पूरा किया। उसने सिर हिलाया। सिद्धार्थ ने दरवाजा खोला। कभी कभी, उन्होंने कहा, किसी को तभी पता चलता है कि उसके पास क्या है जब वह उसे लगभग खो देता है। कॉरिडोर में राधा और रोहन चुपचाप एक साथ चले। इमारत अब दूसरी लग रही थी, कम ठंडी नहीं लेकिन अलग। माँ, रोहन ने लिफ्ट के पास कहा। मैंने अच्छा किया। राधा रुक गई। उसने अपने बेटे को दृढ़ता से देखा। तुमने अच्छा किया, उसने जवाब दिया, भले ही कुछ और न हो। रोहन ने गहरी सांस ली। उसे नहीं पता था कि आगे क्या आएगा, लेकिन सुबह से पहली बार उसे अपने किए पर डर नहीं लग रहा था। अगली सुबह कंपनी अलग तरह से जागी। अधिक शांत नहीं, बस कम अराजक। संकट को भूला नहीं गया था, लेकिन उसे नियंत्रित कर लिया गया था। जर्मन कॉन्ट्रैक्ट में अभी भी समायोजन, समीक्षाएं, हस्ताक्षर की आवश्यकता थी। कुछ भी आधिकारिक रूप से बंद नहीं हुआ था। फिर भी कोई भी अब पतन की बात नहीं कर रहा था। सिद्धार्थ मल्होत्रा अधिकांश से पहले जल्दी पहुंच गए। वह हमेशा की तरह लंबे अभिवादन के बिना इमारत में दाखिल हुए, लेकिन उनमें कुछ पैटर्न से बाहर था। यह चिंता नहीं थी, यह असहजता थी। वह रिसेप्शन से सीधे गुजरे और कार्यालय गए। उन्होंने जेब से सेलफोन निकाला और पिछली रात भेजे गए ईमेल को फिर से पढ़ा। जर्मन भागीदारों की पुष्टि वस्तुनिष्ठ थी, बिना प्रशंसा के, बिना उत्साह के, बस पेशेवर। वास्तविक दुनिया में ऐसा ही होता था, हमेशा ऐसा ही होता रहा। फिर भी सिद्धार्थ अपने दिमाग से एक छवि नहीं हटा पा रहे थे। एक बच्चा एक कॉरिडोर में बैठा था, एक पुराना बैग पकड़े हुए था, जबकि अच्छी तरह से तैयार वयस्क एक समस्या के सामने फंस गए थे, जो नजरअंदाज करने के लिए बहुत सरल थी। उन्होंने लैपटॉप को अपनी इच्छा से अधिक जोर से बंद कर दिया। कुछ देर बाद उन्होंने कानूनी विभाग को फोन किया, रिपोर्ट मांगी, विवरणों की समीक्षा की, पुष्टि की कि सब कुछ समय सीमा के भीतर किया जा रहा था। जब उन्होंने खत्म कर लिया तो उन्होंने अपनी कोहनियों को डेस्क पर टिकाया और कुछ सेकंड तक वहीं चुपचाप बैठे रहे। यह उनके लिए सामान्य नहीं था। राधा हमेशा की तरह अतिरिक्त शिफ्ट पर पहुंची। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने अपनी वर्दी पहनी, ट्रॉली ली और काम शुरू कर दिया जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह इसी तरह बची रहती थी, उम्मीदें नहीं बनाती थी, लेकिन निगाहें बदल गई थीं। एक अधिकारी ने उसे सिर हिलाकर अभिवादन किया। एक आदमी ने बिना शिकायत के कॉरिडोर में जगह बनाई। छोटे इशारे, कुछ भी स्पष्ट नहीं, फिर भी अलग। राधा ने इसे देखा। उसने न देखने का नाटक किया। रोहन उस दिन वहां नहीं था। स्कूल फिर से खुल गए थे। नोटबुक अब एक साधारण डेस्क पर एक सामान्य कक्षा में थी, जबकि उसकी मां उन कॉरिडोर से गुजर रही थी जो कल तक दुर्गम लगते थे। सुबह के बीच में सिद्धार्थ कार्यालय से बाहर निकले और फ्लोर पर चले। उन्होंने अपनी उपस्थिति की घोषणा नहीं की, बस देखा। उन्होंने केंद्रित अधिकारियों को देखा। कुछ तनाव में थे, कुछ अनभिज्ञ थे। वह सहायता क्षेत्र से गुजरे, जहां पिछले दिन राधा ट्रॉली को बहुत जल्दी धकेल रही थी। वह एक पल के लिए वहां रुके। राधा, उन्होंने बुलाया। वह तुरंत मुड़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हाँ सर। सिद्धार्थ ने प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया। वह सम्मान नहीं था, वह प्रशिक्षित डर था। क्या तुम 1 मिनट के लिए मेरे साथ आ सकती हो? उन्होंने पूछा। राधा ने कपड़ा छोड़ने के लिए बस उतना ही समय लिया। जरूर। वे मुख्य क्षेत्र से दूर एक छोटे से कमरे तक चले। यह कोई मीटिंग रूम नहीं था, यह लगभग एक कम इस्तेमाल किया जाने वाला सेकेंडरी कार्यालय था। बैठो, सिद्धार्थ ने कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा। राधा सावधानी से बैठ गई। मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगा, उन्होंने शुरू किया। मुझे बस कुछ चीजें स्पष्ट करने की जरूरत है। वह चुप रही। कल, सिद्धार्थ ने कहा, तुमने किसी के कुछ कहने से पहले कई बार माफी मांगी। राधा ने अपनी गोद में हाथ कस लिए। यह आदत है, उसने जवाब दिया। एक को अनुमान लगाना सीख लेना चाहिए। सिद्धार्थ कुछ सेकंड तक चुप रहे। तुम अपने बेटे को क्यों लाई थी? उन्होंने बिना कठोरता के पूछा। राधा ने गहरी सांस ली। क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, उसने जवाब दिया। स्कूल बंद था, मुझे अतिरिक्त शिफ्ट की जरूरत थी और मुझे नौकरी बनाए रखने की जरूरत थी। सिद्धार्थ ने धीरे धीरे सिर हिलाया। तुम जानती थी कि इससे तुम्हें नौकरी गंवानी पड़ सकती है। मुझे पता है, उसने कहा, लेकिन कभी कभी जोखिम पहले से ही मौजूद होता है, भले ही कोई उसे न चुने।
जवाब हवा में रह गया। तुमने कभी इस बारे में बात नहीं की कि तुम्हारा बेटा क्या जानता है, सिद्धार्थ ने टिप्पणी की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह मायने रखता है, राधा ने जवाब दिया। इस तरह की जगह के लिए नहीं। सिद्धार्थ कुर्सी पर झुक गए। इस तरह की जगह, उन्होंने दोहराया। यही मुझे असहज करता है। वह थोड़ा आगे झुके। कल पेशेवरों से भरा एक कमरा फंस गया था, उन्होंने कहा। अक्षमता के कारण नहीं, बल्कि संरचना के कारण, आदत के कारण, यह मानकर कि कुछ संसाधन हमेशा उन्हीं जगहों से आते हैं। राधा ने जवाब नहीं दिया। तुम्हारे बेटे ने एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बचाया, सिद्धार्थ ने आगे कहा। उसने एक बातचीत बचाई क्योंकि उसने पहले सुना था, क्योंकि उसे छोटा दिखने का डर नहीं था। राधा की आंखों में पानी आ गया, लेकिन उसने अपनी मुद्रा बनाए रखी। यह किस्मत नहीं थी, उन्होंने कहा। यह चरित्र और ध्यान था। सिद्धार्थ खड़े हो गए। मैं यह दिखावा नहीं करूंगा कि यह नहीं हुआ, उन्होंने पुष्टि की, और न ही मैं इसे तमाशा बनाऊंगा। वह दरवाजे तक चला, फिर उसकी ओर मुड़ा। मुझे पता है कि मैंने पहले ही कहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम और तुम्हारा बेटा किसी और दिन आराम से यहां आओ, शिफ्ट के बाहर अच्छी तरह से बात करने के लिए। राधा का पेट सिकुड़ गया। अगर यह है, उसने यह नहीं जानते हुए शुरू किया कि कैसे खत्म करें। निकाले जाने के लिए नहीं, उन्होंने कहा, नहीं चेतावनी के लिए। उसने उसे संदेह भरी नजरों से देखा। मुझे सोचने की जरूरत है, सिद्धार्थ ने आगे कहा, और तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि इसका क्या मतलब है। राधा खड़ी हो गई। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। उसने यह नहीं जानते हुए कहा कि यह अच्छा था या बुरा। सिद्धार्थ ने दरवाजा खोला। कभी कभी, उन्होंने कहा, कंपनी को यह याद दिलाने के लिए सामना करना पड़ता है कि उसमें कौन है। राधा भारी लेकिन अलग दिल के साथ कमरे से बाहर निकली। राहत नहीं, आशावान नहीं, बस चौकस। शिफ्ट के अंत में उसने रोहन को फोन किया। वह हमसे फिर से बात करना चाहते हैं, उसने कहा। क्या यह अच्छी बात है? बेटे ने दूसरी तरफ से पूछा। राधा ने जवाब देने से पहले इमारत की ओर देखा। मुझे अभी तक नहीं पता, उसने कहा, लेकिन यह गंभीर बात है। रोहन कुछ सेकंड तक चुप रहा। तो ठीक है, उसने जवाब दिया। हम एक साथ चलते हैं। राधा ने फोन काट दिया और गहरी सांस ली। कुछ दरवाजे अचानक नहीं खुलते, वे पहले चरमराते हैं, और सिद्धार्थ यह जानते थे। अगर उन्होंने उस चरमराहट को नजरअंदाज कर दिया होता तो वे एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बचा रहे होते, वे कुछ बहुत बड़ा खो रहे होते। सिद्धार्थ ने अगले दिन के लिए बातचीत तय नहीं की, न ही उन्होंने बहुत समय बीतने दिया। उन्होंने धूल बैठने के लिए पर्याप्त इंतजार किया, लेकिन इतना नहीं कि यह भूलने जैसा लगे। 3 दिन बाद उन्होंने राधा से संपर्क करने के लिए कहा। श्री सिद्धार्थ, आपसे और आपके बेटे से बात करना चाहेंगे। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई। यह कल दोपहर को हो सकता है। राधा ने अस्थिर जमीन पर कदम रखने वाले व्यक्ति की अजीब भावना के साथ फोन काट दिया। यह कोई औपचारिक बुलावा नहीं था, न ही यह विनम्रता थी। यह कुछ मध्यवर्ती था, और इसने उसे सतर्क कर दिया। अगले दिन वह तय समय से पहले पहुंची। उसने हमेशा की तरह वही साधारण कपड़े पहने थे, लेकिन उसने उन्हें चुनने में सामान्य से अधिक समय बिताया था। रोहन उसके बगल में चल रहा था, बैग पीठ पर, चेहरा गंभीर। वह डरा नहीं था, वह संदिग्ध था। उन्हें एक छोटे से कमरे में ले जाया गया, मीटिंग क्षेत्रों और अधिक व्यस्त कॉरिडोर से दूर। एक तटस्थ जगह जिसमें एक साधारण मेज, 3 कुर्सियां और एक साइड खिड़की थी। जब वे अंदर दाखिल हुए तो सिद्धार्थ पहले से ही वहां थे। आने के लिए धन्यवाद, उन्होंने खड़े होते हुए कहा। आप बैठ सकते हैं। कोई अत्यधिक औपचारिकता नहीं थी, न ही कोई अंतरंगता थी, बस स्पष्टता थी। सिद्धार्थ ने जारी रखने से पहले उनके बैठने का इंतजार किया। मैंने उस दिन के बाद से बहुत सोचा है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं, बल्कि उसके आसपास क्या हुआ उस बारे में भी। राधा ने अपनी गोद में हाथ जोड़े रखे। रोहन मेज की ओर देख रहा था। तुम्हारे बेटे ने जो किया वह सामान्य नहीं था, उन्होंने कहा, लेकिन यह चमत्कार भी नहीं था, यह परिणाम था। रोहन ने भ्रमित होकर आंखें उठाईं। किसका परिणाम? उसने पूछा। समय का, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। सुनने का, ध्यान देने का, कुछ ऐसा जिसका इस तरह के वातावरण में आमतौर पर मूल्य नहीं दिया जाता। उन्होंने जारी रखने से पहले गहरी सांस ली। मैं इसे एक सुंदर कहानी में बदलना नहीं चाहता, उन्होंने आगे कहा। यह तुम्हारे साथ या मेरे साथ उचित नहीं लगता। राधा ने घूंट निगल लिया। तो मैं सीधे बात करूंगा। उन्होंने एक फोल्डर खोला और कुछ कागजात मेज पर रखे। रोहन, तुम 12 साल के हो, तुम वयस्क नहीं हो, तुम कर्मचारी नहीं हो, और तुम्हें ऐसी जिम्मेदारियां नहीं उठानी चाहिए जो तुम्हारी नहीं है। रोहन ने धीरे धीरे सिर हिलाया। इसलिए, सिद्धार्थ ने कहा, मेरा कोई भी प्रस्ताव अभी के बारे में नहीं है, यह आगे क्या आता है उस बारे में है।
उन्होंने कागजों में से एक को उनकी ओर बढ़ाया। मैं तुम्हें एक छात्रवृत्ति प्रदान करना चाहता हूं जिसमें भाषाओं की मजबूत शिक्षा हो, उन्होंने समझाया। जर्मन सहित सामग्री, परिवहन और शैक्षणिक सहायता के साथ रोहन की आंखें खुल गईं। मैंने यह नहीं मांगा था, उसने जल्दी से कहा। मुझे पता है, सिद्धार्थ ने जवाब दिया, इसलिए मैं इसे दे रहा हूं। राधा को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। और यह एहसान नहीं है, उन्होंने आगे कहा, यह निवेश है, क्योंकि बिना संरचना के प्रतिभा खो जाती है। रोहन ने अपना निचला होंठ काटा। मैं नहीं चाहता कि मेरी मां को मेरी वजह से कोई समस्या हो, उसने कहा। सिद्धार्थ राधा की ओर मुड़े। तुम्हारी मां को कोई समस्या नहीं होगी, उन्होंने पुष्टि की। इसके विपरीत उन्होंने एक और दस्तावेज निकाला। राधा, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा वर्तमान कॉन्ट्रैक्ट ठीक से कैसे काम करता है, उन्होंने कहा, लेकिन मुझे पता है कि यह उचित नहीं है। राधा को लगा कि उसका चेहरा जल रहा है। मैं रात में काम करती हूं, उसने जवाब दिया। जब वे बुलाते हैं तो मैं अतिरिक्त करती हूं और तुम किनारे पर जीती हो, उन्होंने पूरा किया। यह भी टिकाऊ नहीं है, उन्होंने विकल्पों को सावधानी से समझाया। शिफ्ट समायोजन, स्थायी टीम में निश्चित नौकरी, बुनियादी लाभ, कुछ भी वास्तविकता से बाहर नहीं, कुछ भी इनाम जैसा नहीं। मैं जो हुआ उसके बदले में पैसे की पेशकश नहीं कर रहा हूं, उन्होंने कहा। मैं गरिमा दे रहा हूं ताकि तुम्हें काम करने और अपने बेटे की रक्षा करने के बीच चयन न करना पड़े। कमरे में चुप्पी छा गई। रोहन ने अपनी मां की ओर देखा। राधा नहीं जानती थी कि क्या कहें। यह सब एक बार में आत्मसात करने के लिए बहुत बड़ा लग रहा था। मुझे नहीं पता कि मैं स्वीकार कर सकती हूं, राधा ने अंततः कहा। मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं मिला, सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। स्वीकार करना भीख मांगना नहीं है, उन्होंने जवाब दिया। यह पहचानना है कि किसी ने मूल्य देखा जहां पहले केवल कार्य था। रोहन ने अपने बैग की पट्टा कस ली। मेरी दादी, उसने झिझकते हुए शुरू किया। उन्हें यह पसंद आया होता। सिद्धार्थ हल्के से मुस्कुराए। मुझे लगता है कि हाँ, वह कुर्सी पर झुक गए। मुझे अभी जवाब की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा। सोचो, बात करो, जब चाहो वापस आओ। राधा ने गहरी सांस ली। और अगर हम मना कर दें तो? उसने पूछा। तो कुछ नहीं बदलेगा, उन्होंने जवाब दिया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मना नहीं करोगे। रोहन कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसने अपनी आंखें उठाईं। अगर मैं स्वीकार करता हूं, उसने कहा, तो इसलिए कि मैं सीखना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि एक दिन मैंने फोन का जवाब दिया था। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। ठीक यही मैं उम्मीद करता हूं। जब वे कमरे से बाहर निकले तो कॉरिडोर कम शत्रुतापूर्ण लग रहा था, अधिक आरामदायक नहीं, बस मानवीय। राधा धीरे धीरे चल रही थी, जैसे कि उसे अभी भी डर था कि कोई कहेगा कि वह सब एक गलती थी। लिफ्ट में रोहन ने चुप्पी तोड़ी। मां, उसने कहा, अगर हम स्वीकार करते हैं तो जीवन बदल जाएगा। राधा ने जवाब देने से पहले सोचा। यह बदल जाएगा, उसने कहा, लेकिन इसीलिए नहीं कि कोई चाहता था, बल्कि इसीलिए कि तुमने एक दरवाजा खोला जो पहले से ही मौजूद था। रोहन ने लिफ्ट के कांच पर अपना सिर टिका दिया। उसे ठीक से नहीं पता था कि आगे क्या आएगा, लेकिन वह एक बात जानता था, वह पहले वाली जगह पर वापस नहीं जाएगा। अगले दिन अजीब थे। राधा ने अपनी दिनचर्या जारी रखी जैसे कुछ बदला ही ना हो, क्योंकि व्यवहार में अभी तक कुछ बदला नहीं था। वह शिफ्ट पर आती, कॉरिडोर साफ करती, निगाहों से बचती, लेकिन उसके अंदर कुछ हिल रहा था, एक शांत आशा जिसे वह नाम देने की हिम्मत नहीं करती थी। रोहन को भी यह अजीबपन महसूस हो रहा था। स्कूल में उसके सहपाठी रोजमर्रा की बातों के बारे में, वीडियो गेम, टीवी शो, महत्वहीन गपशप के बारे में बात करते थे, और उसे लगता था कि वह कुछ अलग ढो रहा है। अब यह गर्व नहीं था, यह भार था, कुछ महत्वपूर्ण काम करने का भार जिसकी उसने योजना नहीं बनाई थी। एक शाम जब राधा शिफ्ट के बाद घर पहुंची तो उसने रोहन को सोफे पर अपनी नोटबुक खोले बैठे देखा, लेकिन वह लिख नहीं रहा था, बस पन्ने देख रहा था। क्या बात है? उसने अपनी थैली मेज पर रखते हुए पूछा। रोहन ने जवाब देने में देर लगाई। मैं दादी के बारे में सोच रहा था, उसने कहा, जो कुछ उन्होंने मुझे सिखाया। राधा उसके बगल में बैठ गई। वह गर्व महसूस करती, उसने कहा। रोहन ने सिर हिलाया। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं यह सब लायक हूं या नहीं। राधा ने उसे घूर कर देखा। यह हक की बात नहीं है रोहन, यह अवसर का लाभ उठाने की बात है। उसने अपनी आंखें झुका लीं। मुझे निराश करने का डर है। राधा ने अपने बेटे के बालों में हाथ फेरा। हम सभी को डर लगता है, उसने जवाब दिया, लेकिन डर कोशिश न करने का कारण नहीं है। रोहन ने नोटबुक बंद कर दी। क्या तुम श्री सिद्धार्थ के प्रस्ताव को स्वीकार करोगी? उसने पूछा। राधा ने गहरी सांस ली। मुझे अभी तक नहीं पता, उसने स्वीकार किया।
लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा न करना बेवकूफ़ी होगी। तो चलो करते हैं, रोहन ने कहा। एक साथ। राधा मुस्कुराई। एक साथ, उसने दोहराया। 2 दिन बाद राधा ने सिद्धार्थ द्वारा दिए गए नंबर पर फोन किया। दूसरी तरफ की आवाज ने उसे सीधे उससे जोड़ दिया। शुभ प्रभात राधा, सिद्धार्थ ने कहा। क्या तुमने सोच लिया? हाँ, उसने जवाब दिया। हम स्वीकार करना चाहते हैं। दूसरी तरफ एक छोटा विराम था। मुझे यह सुनकर खुशी हुई, उन्होंने कहा। मैं सब कुछ व्यवस्थित करना शुरू करूंगा। क्या तुम सोमवार को आ सकती हो? हाँ सर, राधा ने जवाब दिया। जब उसने फोन काटा तो उसे लगा कि उसके हाथ कांप रहे हैं। डर से नहीं, बल्कि आशा जैसी किसी चीज से। रोहन अपने कमरे में था जब वह अंदर दाखिल हुई। हो गया, उसने कहा। हमने स्वीकार कर लिया। रोहन ने आंखें उठाईं। और अब, राधा ने कहा, हम फिर से शुरू करते हैं। सप्ताहांत धीरे धीरे बीता। राधा ने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन चिंता उसे हावी कर रही थी। उसने घर को जरूरत से ज्यादा साफ किया। उसने ऐसी चीजों को व्यवस्थित किया जो पहले से ही व्यवस्थित थीं। उसने सामान्य से अधिक ध्यान से खाना पकाया। रोहन अपनी ओर से घंटों नोटबुक को फिर से पढ़ता रहा। उसकी दादी के शब्द अब अधिक जीवित, अधिक वास्तविक लग रहे थे, जैसे वह उसे मार्गदर्शन कर रही हो। रविवार की रात राधा रोहन के साथ रसोई की मेज पर बैठ गई। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूं, उसने कहा। जो आने वाला है वह आसान नहीं होगा। रोहन ने सिर हिलाया। मुझे पता है, कुछ लोग सोचेंगे कि हम इसके लायक नहीं हैं। उसने आगे कहा कि यह किस्मत थी, कि यह संयोग था। रोहन ने उसे घूर कर देखा। और तुम क्या सोचती हो? राधा हल्के से मुस्कुराई। मुझे लगता है कि हमने जीवन भर कड़ी मेहनत की है, और यह कोई उपहार नहीं है, यह पहचान है। रोहन ने सिर हिलाया। तो ठीक है। सोमवार एक अजीब स्पष्टता के साथ आया। आसमान साफ था, हवा ताजा थी। राधा सामान्य से अधिक ध्यान से तैयार हुई। महंगे कपड़े नहीं, बस साफ, इस्त्री किए हुए, गरिमापूर्ण। रोहन भी तैयार हुआ। उसने हमेशा की तरह नोटबुक को अपने बैग में रखा। उसे नहीं पता था कि उसे इसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं, लेकिन इससे उसे सुरक्षा मिलती थी। वे तय समय से पहले इमारत पहुंचे। सुरक्षा गार्ड ने उन्हें इस बार पहचान लिया। शुभ प्रभात, उसने एक छोटी मुस्कान के साथ कहा। राधा ने आश्चर्यचकित होकर सिर हिलाया। शुभ प्रभात। वे सिद्धार्थ के कार्यालय वाले फ्लोर पर चढ़े। इस बार हवा में कोई तनाव नहीं था, बस उम्मीद थी। जब वे अंदर दाखिल हुए तो सिद्धार्थ पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। उनकी डेस्क पर कई दस्तावेज थे, सभी सटीक रूप से व्यवस्थित थे। बैठो, उन्होंने कहा। हम सब कुछ आराम से देखेंगे। उन्होंने अगले घंटे तक विवरणों की समीक्षा की। रोहन के लिए स्कूल, राधा के लिए कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव, लाभ, समय सारिणी, जिम्मेदारियां, सब कुछ स्पष्ट रूप से समझाया गया था, बिना किसी छिपी हुई शर्त के, बिना किसी चाल के। क्या आपके कोई प्रश्न हैं? सिद्धार्थ ने अंत में पूछा। राधा ने बोलने से पहले झिझका। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसने पूछा। वास्तव में, सिद्धार्थ कुर्सी पर झुक गए। क्योंकि उस दिन मुझे कुछ महसूस हुआ, उन्होंने जवाब दिया। इस कंपनी के पास संसाधन हैं, इसमें कुशल लोग हैं, इसमें संरचना है, लेकिन हम लगभग सब कुछ खो देते क्योंकि हम यह नहीं देख पाए कि हमारे सामने क्या था। उन्होंने रोहन की ओर देखा। तुम्हारे बेटे ने सिर्फ एक समस्या नहीं सुलझाई, उसने मुझे दिखाया कि प्रतिभा हर जगह है, बस हम कभी कभी इसे सही जगहों पर नहीं ढूंढते। राधा की आंखों में पानी आ गया। धन्यवाद, उसने बस इतना कहा। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। अभी मुझे धन्यवाद मत दो, असली काम अब शुरू होता है। रोहन ने मेज पर दस्तावेजों की ओर देखा। मैं नए स्कूल में कब शुरू करूं? उसने पूछा। अगले हफ्ते, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। वे तुम्हारी आने की खबर से पहले ही वाकिफ हैं। रोहन ने सिर हिलाया, वास्तविकता का भार महसूस करते हुए। यह वास्तविक था, यह हो रहा था। राधा ने कांपते हाथों से कागजात पर हस्ताक्षर किए। हर हस्ताक्षर एक चरण को बंद करता और दूसरा खोलता हुआ लगता था। जब उसने खत्म कर लिया तो सिद्धार्थ ने हाथ बढ़ाया। टीम में आपका स्वागत है, उन्होंने कहा। राधा ने अपना हाथ मिलाया। इतने लंबे समय में पहली बार महसूस किया कि वह अदृश्य नहीं थी। रोहन ने भी छात्रवृत्ति के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। उसका हस्ताक्षर छोटा, कांपता हुआ था, लेकिन वह वहां था। जब वे कार्यालय से बाहर निकले तो दुनिया अलग लग रही थी। सड़क पर, इमारत में, शहर में कुछ भी नहीं बदला था, लेकिन उनके अंदर कुछ अलग था। लिफ्ट में राधा ने अपने बेटे को गले लगा लिया। हमने कर दिखाया, उसने फुसफुसाया। रोहन ने अपनी मां के कंधे पर सिर हिलाया। हमने कर दिखाया, उसने दोहराया।
जब लिफ्ट के दरवाजे खुले तो वे एक साथ सड़क की ओर निकले। सूरज तेज चमक रहा था। अब शहर अधिक स्पष्ट, अधिक जीवंत लग रहा था। राधा ने गहरी सांस ली। सालों में पहली बार उसे कल से डर नहीं लग रहा था। रोहन उसके बगल में चल रहा था, अपने बैग को पीठ पर रखे हुए आगे देख रहा था। उसे ठीक से नहीं पता था कि उसका क्या इंतजार कर रहा था, लेकिन वह एक बात जानता था, वह अकेला नहीं था और यह पर्याप्त था। उस रात राधा ने अपनी बहन को सब कुछ बताने के लिए फोन किया। बातचीत 1 घंटे से अधिक चली। आंसू थे, हंसी थी, अविश्वास था। जब उसने फोन काटा तो राधा सोफे पर बैठ गई और चारों ओर देखा। घर वही था, छोटा, साधारण। दीवारों को पेंट करने की जरूरत थी, लेकिन अब यह अलग लग रहा था। यह एक शुरुआती बिंदु लग रहा था, एक सीमा नहीं। रोहन अपने कमरे में नोटबुक में लिख रहा था। इस बार जर्मन में शब्द नहीं, बल्कि हिंदी में विचार। जो हुआ था, जो आने वाला था, उस पर विचार। उसने अपनी दादी के बारे में लिखा कि कैसे उन्होंने उसे बिना जाने कुछ दिया था। केवल एक भाषा नहीं, बल्कि सुनने की क्षमता, ध्यान देने की, न डरने की क्षमता। उसने नोटबुक बंद कर दी और उसे अपने बैग में रख दिया। कल कुछ नया शुरू होगा और वह तैयार था। नए स्कूल में पहला हफ्ता रोहन ने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। इसलिए नहीं कि कक्षाएं जटिल थीं, बल्कि इसलिए कि सब कुछ अलग था। कॉरिडोर चौड़े थे, कक्षाओं में बेहतर रोशनी थी, बैठने पर डेस्क चरमराती नहीं थी। यहां तक कि गंध भी अलग थी, नई किताबों और महंगी सफाई उत्पादों का मिश्रण। रोहन पहले दिन अपने वर्षों से इस्तेमाल किए हुए घिसे पिटे बैग के साथ आया। राधा उसे नया खरीदना चाहती थी, लेकिन उसने मना कर दिया। मुझे एक साथ सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, उसने कहा था, और वह समझ गई थी। प्रधानाचार्य ने व्यक्तिगत रूप से उसका स्वागत किया। स्वागत है, रोहन, उसने एक पेशेवर मुस्कान के साथ कहा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यहां सहज महसूस होगा। रोहन ने ज्यादा कुछ कहे बिना सिर हिलाया। महिला उसे उसकी कक्षा तक ले गई। एक बड़ा कमरा जिसमें बड़ी खिड़कियां थीं जो प्राकृतिक रोशनी अंदर आने देती थीं। अन्य छात्र पहले से ही परिचित भाव से एक दूसरे से बात करते हुए बैठे थे। जब वह अंदर दाखिल हुआ तो कुछ ने उसकी ओर देखा, अन्य ने अपनी आंखें भी नहीं उठाईं। क्लास, हमारे पास एक नया साथी है, शिक्षिका ने घोषणा की। रोहन, तुम वहां खिड़की के पास पीछे बैठ सकते हो। रोहन डेस्कों के बीच से गुजरा, हर निगाह को महसूस करते हुए। वह चुपचाप बैठ गया, अपनी घिसी पिटी नोटबुक निकाली और उसे मेज पर रखा। उसके बगल में बैठे एक लड़के ने उसे उत्सुकता से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। कक्षा शुरू हुई। यह गणित की थी, एक ऐसा विषय जिसमें रोहन काफी अच्छा था, लेकिन उसने भाग नहीं लिया। उसने सिर नीचे रखा, नोट्स लिए, अदृश्य रहने की कोशिश की। यह उसकी रणनीति थी, जो हमेशा काम करती थी। ब्रेक में वह कक्षा में ही रुका रहा, जबकि बाकी दौड़कर मैदान में चले गए। उसे भूख नहीं थी, वह सामाजिकरण नहीं करना चाहता था, वह बस चाहता था कि दिन खत्म हो जाए। एक लड़की बाहर जाने से पहले उसके पास आई। क्या तुम बाहर नहीं जाओगे? उसने पूछा। रोहन ने सिर हिलाया। मैं यहां ठीक हूं। लड़की ने कंधे उचकाए। जैसा चाहो, मैं वैशाली हूं। वैसे? रोहन, उसने जवाब दिया, हालांकि वह पहले ही जानती थी। वैशाली चली गई और रोहन अकेला रह गया। उसने खिड़की से मैदान की ओर देखा। छात्रों के समूह बात कर रहे थे, हंस रहे थे, खाना साझा कर रहे थे। सभी सालों से एक दूसरे को जानते थे, सभी संबंधित लगते थे। वह नहीं। दोपहर धीरे धीरे बीती, और कक्षाएं, और निगाहें, और चुप्पी। जब अंततः छुट्टी की घंटी बजी तो रोहन सबसे पहले उठ गया। उसने जल्दी से अपनी चीजें पैक की और अलविदा कहे बिना चला गया। राधा बस स्टॉप पर उसका इंतजार कर रही थी। उसने काम से छुट्टी मांगी थी ताकि वहां मौजूद रह सके। जब उसने अपने बेटे को बाहर निकलते देखा तो उसने तुरंत उसके चेहरे के भाव पर ध्यान दिया। कैसा रहा? उसने पूछा जब वे बस स्टॉप की ओर चल रहे थे। ठीक, रोहन ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया। राधा जानती थी कि यह सच नहीं था, लेकिन उसने जोर नहीं दिया। समय लगेगा, उसने सोचा, बस समय चाहिए। उस रात रोहन ने मुश्किल से खाना खाया। वह अपने कमरे में बंद हो गया और नोटबुक खोली। उसने एक ही वाक्य लिखा, मुझे नहीं पता कि मैं यहां संबंधित हूं या नहीं। अगले दिन भी ऐसे ही रहे। रोहन कक्षाएं लेता, ध्यान देता, अपना गृह कार्य करता, लेकिन किसी से बात नहीं करता, प्रश्न नहीं पूछता, हाथ नहीं उठाता, भले ही उसे जवाब पता होता। शिक्षकों ने उसे नोटिस करना शुरू कर दिया। स्टाफ रूम में वे नए लड़के के बारे में बात करते थे जो बुद्धिमान था, लेकिन बहुत शांत था। हमें उससे बात करनी चाहिए, एक ने सुझाव दिया। उसे समय दो, दूसरे ने जवाब दिया। घबराना सामान्य है, लेकिन राधा शांत नहीं रह सकती थी।
वह अपने बेटे को हर दिन और अधिक बंद होते देखती थी। वह देखती थी कि वह उसी खाली भाव के साथ घर कैसे लौटता था, वह कैसे दिखावा करता था कि सब ठीक है, जबकि स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं था। एक रात खाने के बाद वह उसके सामने बैठ गई। रोहन, हमें बात करने की जरूरत है, उसने कहा। उसने नोटबुक से आंखें उठाईं। किस बारे में? स्कूल के बारे में। तुम वास्तव में कैसा महसूस कर रहे हो उस बारे में? रोहन ने आह भरी। मैं ठीक हूं मां, मुझसे झूठ मत बोलो, राधा ने दृढ़ता से कहा। मैं तुम्हें जानती हूं, मुझे पता है कि कब तुम्हें कुछ परेशान कर रहा होता है। रोहन ने आंखें झुका ली। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ परेशान कर रहा है, उसने धीरे से कहा। बस इतना है कि मैं फिट नहीं बैठता। राधा को लगा कि उसका सीना कस रहा है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि वहां सभी अलग अलग परिवारों से आते हैं, रोहन ने समझाया। उनके पास नए कपड़े हैं, महंगे सेलफोन हैं, वे यात्राओं और उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो मेरे पास कभी नहीं थी। और मैं सफाई कर्मी महिला का बेटा हूं। राधा को लगा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं, लेकिन उसने उन्हें रोका। मेरी बात ध्यान से सुनो, उसने अपने बेटे के हाथ पकड़ते हुए कहा। तुम किसी से कम नहीं हो इस वजह से। तुमने उस स्कूल में अपनी जगह कमाई है क्योंकि तुम्हारे पास प्रतिभा है, क्योंकि तुम्हारे पास समर्पण है। रोहन ने सिर हिलाया। कोई मुझे ऐसे नहीं देखता मां, वे मुझे भाग्यशाली गरीब लड़के के रूप में देखते हैं। राधा ने उसके हाथों को कस लिया। उन्हें दिखाओ कि वे गलत हैं। रोहन ने उसे भ्रमित होकर देखा। कैसे? खुद बनकर, उसने जवाब दिया, छिपे बिना, ऐसा होने का नाटक किए बिना जो तुम नहीं हो, जो तुम जानते हो, जो तुम कर सकते हो, उसे दिखाकर। रोहन ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ थोड़ा बदल गया। अगले दिन रोहन उसी घिसे पिटे बैग, उसी साधारण कपड़ों के साथ स्कूल आया, लेकिन उसकी मुद्रा में कुछ अलग था। वह सिर इतना नीचे करके नहीं चल रहा था। जर्मन की कक्षा में शिक्षक ने जोर से पाठ पढ़ने के लिए स्वयंसेवकों से पूछा। किसी ने हाथ नहीं उठाया। सभी भ्रमित भाव से किताब की ओर देख रहे थे। शिक्षक ने आह भरी। कोई कोशिश नहीं करना चाहता। चुप्पी। रोहन को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उसे अपनी मां के शब्द याद आए, उसे अपनी दादी की आवाज याद आई, उसे इमारत में उस दिन की याद आई जब उसे तय करना था कि वह बोलेगा या चुप रहेगा। उसने हाथ उठाया। शिक्षक ने उसे आश्चर्यचकित होकर देखा। रोहन, क्या तुम कोशिश करना चाहते हो? रोहन ने सिर हिलाया। हाँ। वह खड़ा हो गया, किताब ली और पढ़ना शुरू कर दिया। उसका उच्चारण सही था। धारा प्रवाह, प्राकृतिक शब्द बिना किसी प्रयास के सही लहजे के साथ, सटीक स्वर के साथ निकल रहे थे। कमरा शांत हो गया। सभी अब उसकी ओर देख रहे थे, लेकिन उपहास या सतही जिज्ञासा से नहीं, वे वास्तविक विस्मय के साथ उसे देख रहे थे। जब उसने खत्म कर लिया तो शिक्षक ने ताली बजाई। उत्कृष्ट रोहन, वास्तव में उत्कृष्ट। तुमने ऐसे बोलना कहां सीखा? मेरी दादी के साथ, रोहन ने बस इतना कहा। शिक्षक ने प्रभावित होकर सिर हिलाया। यह स्पष्ट है कि तुमने किसी ऐसे व्यक्ति से सीखा है जो भाषा को वास्तव में जानता था। वह मूल वक्ता थी, है ना? हां, रोहन ने कहा। बर्लिन से। ब्रेक के दौरान कई छात्र उसके पास आए। वैशाली सबसे पहले थी। यह अविश्वसनीय था, उसने कहा। वास्तव में तुम जर्मन इतनी अच्छी तरह से बोलते हो? रोहन ने कंधे उचकाए। हां, मुझे लगता है। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? उसने पूछा। मैं उस कक्षा में फेल हो रही हूं। रोहन झिझका। मैं शिक्षक नहीं हूं, उसने कहा। लेकिन तुम शिक्षक से बेहतर बोलते हो, उसने जोर दिया। कृपया। रोहन ने चारों ओर देखा। अन्य छात्र भी इच्छुक लग रहे थे। ठीक है, उसने अंततः कहा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। वैशाली मुस्कुराई। धन्यवाद। चलो दोपहर का भोजन एक साथ करते हैं। रोहन ने सिर हिलाया। जरूर। पहली बार जब वह उस स्कूल में आया था तो उसने अकेला दोपहर का भोजन नहीं किया। वह वैशाली और दो अन्य छात्रों के साथ बैठा जिन्हें जर्मन में भी कठिनाई हो रही थी। उन्होंने कक्षा के बारे में, शिक्षक के बारे में, गृह कार्य के बारे में बात की। यह कोई जादुई परिवर्तन नहीं था। रोहन अभी भी कई मायनों में बाहर का महसूस कर रहा था, लेकिन यह एक शुरुआत थी। उस दोपहर जब राधा उसे लेने आई तो उसने तुरंत बदलाव पर ध्यान दिया। रोहन व्यापक रूप से मुस्कुरा नहीं रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर पिछले दिनों वाली खाली अभिव्यक्ति भी नहीं थी। आज कैसा रहा? उसने पूछा। बेहतर, रोहन ने जवाब दिया। बहुत बेहतर। राधा मुस्कुराई। मुझे यह सुनकर खुशी हुई। घर लौटते समय बस में रोहन ने उसे जर्मन की कक्षा के बारे में बताया। उसने कैसे जोर से पढ़ा था, कैसे अन्य छात्र उसके पास आए थे। राधा का दिल भर आया। यह वही बेटा था जिसे वह जानती थी, जो अपनी जानकारी दिखाने से नहीं डरता था,
जो बदले में कुछ उम्मीद किए बिना मदद करता था। जब वे घर पहुंचे तो रोहन ने नोटबुक निकाली और उस वाक्य को काट दिया जो उसने कुछ दिन पहले लिखा था। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ संबंधित हूँ या नहीं। उसने उसके नीचे एक नया वाक्य लिखा, मैं अभी भी अपनी जगह ढूंढ रहा हूँ। अलाफराफ सीन बेकसीन वाक्य लिखा, लेकिन मैं उसे ढूंढ लूंगा। अगले हफ्तों में और बदलाव आए। रोहन ने कक्षा में अधिक भाग लेना शुरू कर दिया, न केवल जर्मन में बल्कि सभी विषयों में। शिक्षकों ने उसकी बुद्धिमत्ता, उसके समर्पण, उसकी विश्लेषण क्षमता पर ध्यान दिया। गणित में उसने एक ऐसी समस्या हल की जिसे कोई और नहीं कर पाया था। इतिहास में उसने लैटिन अमेरिका में जर्मन आप्रवासन पर एक प्रस्तुति दी जिसने पूरी कक्षा को प्रभावित किया। साहित्य में उसने मातृभाषाओं को संरक्षित करने के महत्व पर एक निबंध लिखा जिसे शिक्षक ने एक उदाहरण के रूप में जोर से पढ़ा। धीरे धीरे रोहन नया लड़का होना बंद करके बस रोहन बन गया। प्रतिभाशाली छात्र, मदद करने के लिए तैयार साथी, वह जो जर्मन ऐसे बोलता था जैसे वह वहीं पैदा हुआ हो। लेकिन सब कुछ आसान नहीं था। संदेह के क्षण थे। ऐसे दिन थे जब उसे लगातार अपना मूल्य साबित करने के प्रयास से थका हुआ महसूस होता था। ऐसी रातें थीं जब वह सोचता था कि क्या वह कभी पर्याप्त होगा। एक दोपहर, एक विशेष रूप से कठिन परीक्षा के बाद वह सामान्य से अधिक शांत होकर घर लौटा। राधा ने तुरंत ध्यान दिया। क्या हुआ? उसने पूछा। रोहन ने अपना बैग सोफे पर गिरा दिया। कुछ नहीं, उसने कहा, मैं बस थक गया हूं। राधा उसके बगल में बैठ गई। यह उससे कहीं ज्यादा है। रोहन ने आह भरी। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे परफेक्ट होना होगा, उसने स्वीकार किया, जैसे कि कोई भी गलती इस बात की पुष्टि करेगी कि कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे वहां नहीं होना चाहिए। राधा ने अपने हाथों में उसका चेहरा लिया। मेरी बात ध्यान से सुनो, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, कोई भी नहीं है। तुम्हें बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना है और तुम पहले से ही ऐसा कर रहे हो। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। यह मुश्किल है माँ, मुझे पता है, उसने जवाब दिया। लेकिन देखो तुमने पहले ही कितनी हासिल कर ली है। देखो तुम कितनी दूर आ गए हो। रोहन ने सिर हिलाया। आंसू बहने दिए। राधा ने उसे कसकर गले लगा लिया, उसे राहत पाने दिया। जब वे अलग हुए तो रोहन ने अपना चेहरा पोंछा। धन्यवाद माँ, हमेशा, उसने जवाब दिया। उस रात रोहन ने अपनी नोटबुक में दबाव, उम्मीदों, असफलता के डर पर एक लंबा प्रतिबिंब लिखा, लेकिन कृतज्ञता, अवसरों, अपनी मां के प्यार और अपनी दादी की स्मृति पर भी लिखा। उसने एक वाक्य के साथ समाप्त किया जिसे वह कठिन दिनों में खुद को दोहराएगा। मुझे परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, मुझे बस प्रामाणिक होने की जरूरत है। पहले महीने के अंत में स्कूल ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रत्येक छात्र को अपनी विरासत या अपनी रुचियों के बारे में कुछ साझा करना था। कई लोगों ने वीडियो और संगीत के साथ विस्तृत प्रस्तुतियां चुनी। रोहन ने कुछ सरल चुना। वह कक्षा के सामने खड़ा हुआ और जर्मन में एक कविता सुनाई जो उसकी दादी उसे सुनाया करती थी। उसने इसे धीरे धीरे, भावना के साथ, कुछ हिस्सों में थोड़ी कांपती हुई आवाज के साथ सुनाया। जब उसने समाप्त कर लिया तो एक गहरी चुप्पी छा गई। उसके बाद तालियां बजीं। वैशाली बाद में उसके पास आई। यह सुंदर था, उसने चमकती आंखों से कहा। तुम्हारी दादी गर्व महसूस करती। रोहन मुस्कुराया। मुझे उम्मीद है। उस दोपहर जब राधा उसे लेने आई तो रोहन एक सच्ची मुस्कान के साथ उसकी ओर दौड़ा। माँ, उसने कहा, मुझे लगता है कि मुझे आखिरकार अपनी जगह मिल गई है। राधा ने उसे कसकर गले लगा लिया। तुम्हें हमेशा से थी, उसने जवाब दिया। तुम्हें बस उसे देखने के लिए समय चाहिए था। वे बस स्टॉप की ओर एक साथ चले। दिन के बारे में, प्रस्तुति के बारे में, सप्ताहांत की योजनाओं के बारे में बात करते हुए इतने लंबे समय में पहली बार दोनों को शांति महसूस हुई। रास्ता आसान नहीं था, आगे अभी भी चुनौतियां होंगी, लेकिन अब वे कुछ मौलिक जानते थे। वे अकेले नहीं थे और इससे सारा फर्क पड़ता था। जैसे रोहन अपनी नई स्कूली हकीकत में ढल रहा था, राधा अपने खुद के परिवर्तन का सामना कर रही थी। रात की शिफ्ट से दिन की शिफ्ट में बदलाव जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। न केवल नींद के घंटों की वसूली के लिए, बल्कि यह सब क्या दर्शाता था उसके लिए। सालों में पहली बार वह दिन के उजाले में कंपनी के कॉरिडोर में चल सकती थी। वह उन लोगों के चेहरों को देख सकती थी जिनके साथ वह इमारत साझा करती थी। वह महसूस कर सकती थी कि वह मौजूद है, न केवल एक छाया के रूप में जो रात में दूसरों द्वारा गंदे किए गए को साफ करती हुई गुजरती थी। लेकिन संक्रमण आसान नहीं था। निश्चित शिफ्ट के पहले दिन राधा घबराहट और उम्मीद के मिश्रण के साथ इमारत पहुंची। सुरक्षा गार्ड ने उसे इस बार अलग तरह से अभिवादन किया। शुभ प्रभात राधा, उसने उसका नाम लेते हुए कहा। तुम्हारा नया पहचान पत्र रिसेप्शन पर है।
राधा ने सिर हिलाया। अभी भी पहचाने जाने की आदत नहीं थी। धन्यवाद। रिसेप्शन पर एक महिला ने उसे नया पहचान पत्र दिया। यह स्थायी है, उसने समझाया। तुम्हें अब इसे हर महीने नवीनीकृत करने की जरूरत नहीं है। राधा ने कांपते हाथों से कार्ड लिया। यह एक छोटी सी बात थी, लेकिन उसके लिए इसका मतलब स्थिरता था। इसका मतलब था कि वह अस्थायी नहीं थी, कि वे उसे बिना किसी कारण के एक दिन में नहीं निकाल सकते थे। वह सेवा वाले फ्लोर पर चढ़ी, जहां अब उसका आधार होगा। सुपरवाइजर वहां उसका इंतजार कर रहा था। अल्फ्रेड नाम का एक अधेड़ उम्र का आदमी जो 20 साल से कंपनी में था। टीम में स्वागत है, राधा, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। हम एक साथ अच्छा काम करेंगे। राधा ने उसका हाथ मिलाया। अवसर के लिए धन्यवाद। अल्फ्रेड ने उसे नए असाइन किए गए क्षेत्र दिखाए। उसने उसे समय, सारिणी, दिनचर्या, उम्मीदें समझाईं। सब कुछ पहले से अधिक व्यवस्थित था, अधिक संरचित। अब यह बुलाए जाने पर आने और जो जरूरी था उसे करने की बात नहीं थी। अब एक योजना थी, एक प्रणाली थी, एक लय थी। तुम देखोगी कि यहां हम अलग तरह से काम करते हैं, अल्फ्रेड ने चलते हुए कहा। यह सिर्फ सफाई के बारे में नहीं है, यह बनाए रखने, अनुमान लगाने, स्थानों की देखभाल करने के बारे में है। राधा ध्यान से सुन रही थी, हर शब्द को आत्मसात कर रही थी। समझ गई। और एक बात, उसने आगे कहा, यहां हम सभी एक दूसरे के साथ सम्मान से पेश आते हैं। पद मायने नहीं रखता, स्थिति मायने नहीं रखती, हम एक टीम है। राधा को अपने सीने में कुछ ढीला होता महसूस हुआ, कुछ ऐसा जो इतने लंबे समय से कसकर बंद था कि उसे अब इसका पता भी नहीं चलता था। यह निरंतर डर था, हमेशा सतर्क रहना, दुर्व्यवहार को सामान्य रूप से स्वीकार करना। धन्यवाद, उसने बस इतना कहा, क्योंकि उसे अन्य शब्द नहीं मिले। पहले दिन अनुकूलन के थे। राधा अपने नए सहयोगियों से मिली। सफाई टीम के अन्य 3 सदस्य जो उसी समय काम करते थे, 2 महिलाएं और 1 पुरुष, सभी को सालों का अनुभव था। शुरू में वे उसके प्रति सतर्क थे। वे जानते थे कि वह अलग तरह से आई थी, कि उसकी कहानी विशेष थी, लेकिन राधा ने विशेष व्यवहार की उम्मीद नहीं की थी। वह कड़ी मेहनत करती थी, जल्दी आती थी, सब कुछ पूरा होने तक रहती थी। उसकी एक सहयोगी, प्रिया नाम की महिला, पहले हफ्ते के बाद उसके पास आई। तुम अच्छा काम करती हो, उसने टिप्पणी की जब वे ट्रॉली व्यवस्थित कर रहे थे। तुम दूसरों का इंतजार नहीं करती कि वे अपना काम करें। राधा ने कंधे उचकाए। मुझे ऐसे ही सिखाया गया था। प्रिया मुस्कुराई। यह दिखता है। वैसे हम कुछ लोग शिफ्ट से पहले कॉफी पीते हैं। अगर तुम शामिल होना चाहो तो तुम्हारा स्वागत है। राधा को अपने सीने में कुछ गर्म फैलता महसूस हुआ। मुझे अच्छा लगेगा, उसने जवाब दिया। यह एक साधारण इशारा था, एक आकस्मिक निमंत्रण, लेकिन राधा के लिए इसका मतलब स्वीकृति था। इसका मतलब था कि वह केवल वही नहीं थी जिसकी सिद्धार्थ मल्होत्रा ने मदद की थी, बल्कि एक सहयोगी भी थी। सुबह में एक नई लय शुरू हुई। राधा जल्दी उठती, रोहन के लिए नाश्ता बनाती, उसे बस स्टॉप तक ले जाती और फिर अपनी बस लेकर काम पर जाती। वह अपनी शिफ्ट से 15 मिनट पहले पहुंच जाती थी। वह प्रिया और दूसरों के साथ कॉफी पीती थी और रोजमर्रा की बातों के बारे में बात करती थी। यह एक सामान्य जीवन था। और राधा के लिए, जिसका कभी वास्तव में सामान्य जीवन नहीं था, यह असाधारण था। लेकिन सब कुछ आसान नहीं था। अभी भी निगाहें थीं, अभी भी फुसफुसाहट थी। यह वही महिला है जिसके बारे में वे बात करते हैं। राधा ने एक दिन सुना जब वह एक कॉरिडोर से गुजर रही थी, वह जिसे मालिक ने मदद की। हाँ, दूसरी आवाज ने जवाब दिया। जर्मन कॉन्ट्रैक्ट बचाने वाले उसके बेटे के लिए। राधा ने ट्रॉली का हैंडल और जोर से कसा और चलती रही। वह रुकी नहीं, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन शब्द गूंजते रहे। उस रात रोहन के साथ खाना खाते समय उसने उसकी चुप्पी पर ध्यान दिया। क्या तुम ठीक हो, माँ? रोहन ने पूछा। राधा ने बस थकी हुई कहते हुए सिर हिलाया, लेकिन रोहन उसे बहुत अच्छी तरह जानता था। यह उससे कहीं ज्यादा है। राधा ने आह भरी। कभी कभी मैं सुनती हूं कि लोग क्या कहते हैं, उसने स्वीकार किया। हमारे बारे में, हम यहां कैसे पहुंचे, उस बारे में। रोहन ने अपना कांटा नीचे रख दिया। वे क्या कहते हैं कि यह किस्मत थी, कि यह एहसान था, कि यह योग्यता के कारण नहीं है, राधा ने समझाया। और हालांकि मैं जानती हूं कि यह सच नहीं है, कभी कभी शब्द भारी पड़ते हैं। रोहन ने अपनी मां की ओर ऐसी परिपक्वता से देखा जो उसके 12 साल की उम्र के अनुरूप नहीं थी। जानती हो मैंने स्कूल में क्या सीखा? उसने कहा कि लोगों की हमेशा राय होगी, लेकिन जो मायने रखता है वह यह है कि तुम अपने बारे में क्या जानती हो। राधा की आंखें नम हो गईं। तुम कब इतनी समझदार हो गई? जब मेरी एक ऐसी मां थी जिसने मुझे हार न मानने की सीख दी, उसने जवाब दिया। राधा ने मेज पर अपना हाथ बढ़ाया और रोहन ने उसे पकड़ लिया। दोनों कुछ देर तक ऐसे ही रहे,
चुपचाप, एक दूसरे को यह याद दिलाते हुए कि वे अकेले नहीं थे। दिन हफ्तों में बदल गए। राधा अपनी नई भूमिका में अधिक सहज महसूस करने लगी। वह जगहों को बेहतर ढंग से जानती थी, जरूरतों का अनुमान लगाती थी, दक्षता से काम करती थी। अल्फ्रेड नियमित रूप से उसके प्रदर्शन के लिए उसकी प्रशंसा करता था। एक दिन जब वह कार्यकारी कार्यालयों के पास सफाई कर रही थी, उसने सिद्धार्थ को एक मीटिंग से बाहर आते देखा। उसने उसे देखा और पास आया। राधा, तुम कैसी हो? उसने पूछा। ठीक हूं सर, उसने जवाब दिया। धन्यवाद। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। मुझे धन्यवाद मत दो, तुमने इसे कमाया है। राधा ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति में कुछ ऐसा था जिसने सिद्धार्थ को रोक दिया। कुछ हुआ है? उसने पूछा। राधा ने जवाब देने से पहले झिझका। कभी कभी मैं सोचती हूं कि लोग सोचते हैं कि मैं यहां रहने लायक नहीं हूं। उसने स्वीकार किया कि यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि रोहन ने उस दिन मदद की थी। सिद्धार्थ ने उसे घूर कर देखा। और तुम क्या सोचती हो? राधा ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है कि मैंने जीवन भर काम किया है, कि मैं जिम्मेदार रही हूं, समर्पित रही हूं, कि मैंने कभी बिना किसी कारण के अनुपस्थिति नहीं ली है, कि मैं किसी भी अन्य व्यक्ति जितनी स्थिरता की हकदार हूं। बिल्कुल, सिद्धार्थ ने कहा। और अगर कोई अलग सोचता है तो यह उनकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। राधा को अपने अंदर कुछ मजबूत होता महसूस हुआ। आप सही कहते हैं, सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। जैसे तुम काम कर रही हो वैसे ही करती रहो, परिणाम अपने आप बोलते हैं। जब वह दूर चला गया तो राधा एक पल के लिए खड़ी रही। फिर वह अपने काम पर लौट आई, लेकिन अब थोड़ा अधिक सीधी पीठ के साथ, थोड़ा अधिक ऊंचा सिर के साथ। उस दोपहर प्रिया ने उसे कर्मचारियों की कैंटीन में टीम के साथ दोपहर का भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। यह पहली बार था जब राधा एक स्थायी कर्मचारी के रूप में वहां दाखिल हुई थी। पहले जब वह कभी कभी रात की शिफ्ट करती थी तो वह अकेले किसी कोने में खाती थी, जल्दी से, ध्यान आकर्षित किए बिना। अब वह अपने सहयोगियों के साथ एक मेज पर बैठती थी, बात करती थी, हंसती थी। वे अपने परिवारों, सप्ताहांत की योजनाओं, अपनी रोजमर्रा की चिंताओं के बारे में बात करते थे। मेरी बेटी एक कुत्ता चाहती है, प्रिया कह रही थी, लेकिन हम एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते हैं। मेरा एक कॉन्सर्ट में जाना चाहता है, दूसरे ने टिप्पणी की, लेकिन टिकट बहुत महंगे हैं। राधा बात करने से ज्यादा सुनती थी, लेकिन उसे किसी चीज का हिस्सा महसूस होता था। यह एक नई, गर्म, आरामदायक भावना थी। और तुम्हारा बेटा? प्रिया ने पूछा। नए स्कूल में कैसा चल रहा है? राधा मुस्कुराई। अच्छा, अल्फ्रेड ने टिप्पणी की, जो मेज पर शामिल हो गया था। शुरुआत में मुश्किल थी, लेकिन अब वह अपनी जगह ढूंढ रहा है। वह एक अच्छा लड़का है। मैंने उसे उस दिन कॉल के दौरान देखा था। उसमें साहस है। राधा ने गर्व से सिर हिलाया। हाँ, उसमें है। जब दोपहर का भोजन खत्म हुआ तो राधा अलग महसूस करते हुए अपने काम पर लौट आई। न केवल अवसर के लिए आभारी, बल्कि उसकी हकदार भी। यह कोई दान नहीं था, कोई एहसान नहीं था। यह वर्षों की कड़ी मेहनत, मौन समर्पण, कभी हार न मानने की पहचान थी। कार्य दिवस के अंत में जब वह अपनी चीजें अपने असाइन किए गए लॉकर में रख रही थी, स्थायित्व का एक और प्रतीक, राधा ने छोटे दर्पण में खुद को देखा जिसे उसने अंदर चिपकाया था। जो महिला उसे वापस देख रही थी, उसके चेहरे पर थकान की झुर्रियां थीं, सालों की कड़ी मेहनत से खुरदुरे हाथ थे, लेकिन पहले से अधिक चमकदार आंखें थीं, एक अधिक दृढ़ मुद्रा थी। यह वही महिला थी जो महीनों पहले इमारत में दाखिल हुई थी, घबराई हुई और डरी हुई थी, अदृश्य होने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन अब वह खुद को देख रही थी और इसने सब कुछ बदल दिया। हफ्ते महीनों में बदल गए। राधा की दिनचर्या प्राकृतिक, स्वचालित हो गई। वह इमारत के हर कोने को जानती थी, हर मुश्किल दाग को, हर विवरण को जिसे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, वह लोगों को जानती थी। उसने उन अधिकारियों के नाम सीख लिए जो जल्दी में गुजरते थे। वह जानती थी कि कौन ब्लैक कॉफी पीता था और कौन दूध के साथ पसंद करता था। वह जानती थी कि कौन से कार्यालय साफ सुथरे रहते थे और कौन से हमेशा गंदे रहते थे। और कुछ अजीब होने लगा। लोग उसे अभिवादन करने लगे। यह सार्वभौमिक नहीं था। कई लोग अभी भी उसे देखे बिना गुजर जाते थे, अपने फोन में खोए हुए, अपनी चिंताओं में, लेकिन अन्य रुक जाते थे। शुभ प्रभात राधा, कैसी हो? तुम्हारे बेटे को कैसा चल रहा है? शुरू में राधा आश्चर्य से, लगभग संदेह से जवाब देती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने उन बातचीत को उसी रूप में स्वीकार करना सीख लिया जो वे थीं, मानवता की बुनियादी पहचान। एक सुबह जब वह ब्रेक एरिया साफ कर रही थी,
एक युवा कार्यकारी उसके पास आई। क्षमा करें, क्या आप उस लड़के की मां हैं जो जर्मन बोलता है? उसने पूछा। राधा सीधी हुई। हाँ, मैं हूं। महिला मुस्कुराई। मेरा छोटा भाई उसी स्कूल में है। उसने मुझे आपके बेटे द्वारा दी गई प्रस्तुति के बारे में बताया। उसने कहा कि यह प्रभावशाली थी। राधा को लगा कि उसका सीना गर्व से फूल गया है। वह एक अच्छा लड़का है। यह स्पष्ट है कि उसे एक प्रभावशाली थी। अच्छी शिक्षिका मिली, कार्यकारी ने टिप्पणी की। बहुत कम बच्चे उसके जैसे सीखने को महत्व देते हैं। जब महिला दूर चली गई तो राधा सफाई का कपड़ा पकड़े खड़ी रही। अपने शरीर में कुछ गर्म महसूस कर रही थी। यह केवल रोहन पर गर्व नहीं था, यह कुछ गहरा था। यह इस बात की पुष्टि थी कि सभी प्रयास, सभी बलिदान, सभी रातों की नींद हराम करना सार्थक था। लेकिन सब कुछ चमकदार क्षणों से भरा नहीं था। अंधेरे दिन भी थे। एक दिन जब वह कार्यकारी कार्यालयों के पास सफाई कर रही थी, उसने एक ऐसी बातचीत सुनी जो उसके कानों के लिए नहीं थी। यह स्पष्ट है कि सिद्धार्थ ने यह छव्य के लिए किया। एक मर्दाना आवाज कह रही थी, कॉन्ट्रैक्ट के बाद उसे अच्छा दिखने की जरूरत थी। दूसरी आवाज ने सनकी लहजे में जवाब दिया, विशिष्ट। वे एक सफाई कर्मी महिला को स्थायी रूप से काम पर रखते हैं, उसके बेटे को लाभ देते हैं और कहते हैं कि वे एक समावेशी कंपनी है। राधा को लगा कि उसका पेट सिकुड़ गया है। वह दरवाजे के पीछे लकवाग्रस्त खड़ी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कम से कम लड़का बुद्धिमान लगता है, पहली आवाज ने जारी रखा। लेकिन कब तक चलेगा? ऐसे दान के मामले कभी अच्छे खत्म नहीं होते। राधा ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वह अंदर जाना चाहती थी। वह खुद का बचाव करना चाहती थी। वह चिल्लाना चाहती थी कि वे गलत हैं, लेकिन वह जानती थी कि वह ऐसा नहीं कर सकती। वह जानती थी कि उन्हें प्रभावित देखने की संतुष्टि देने से केवल उनके पूर्वाग्रहों की पुष्टि होगी। उसने गहरी सांस ली, खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया और अपना काम जारी रखा। लेकिन शब्द कांटे की तरह चुभते रहे। उस रात राधा ने रोहन को कुछ नहीं बताया। वह उसे दूसरों की राय के बोझ से लादना नहीं चाहती थी। उसके पास पहले से ही अपनी लड़ाइयां थीं। लेकिन रोहन ने फिर भी ध्यान दिया। माँ, क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा जब वे खाना खा रहे थे। राधा ने जबरदस्ती मुस्कुराई। बस एक लंबा दिन था। रोहन ने उन आंखों से उसे देखा जो बहुत कुछ देखती हुई लगती थीं। अगर कोई तुम्हें कुछ बुरा कहता है तो उन पर ध्यान मत दो, उसने कहा। हम सच्चाई जानते हैं। राधा की आंखें नम हो गईं। तुम कब इतनी समझदार हो गई? मुझे एक अच्छी शिक्षिका मिली, रोहन ने एक छोटी मुस्कान के साथ जवाब दिया। यह उस कार्यकारी महिला ने जो सुबह उसे कहा था, उसकी एक गूंज थी। राधा धीरे से हंस पड़ी, अपनी आंखें पोंछते हुए। मुझे लगता है कि हाँ, दिन जारी रहे। राधा उसी समर्पण के साथ, उसी उत्कृष्टता के साथ काम करती रही। किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वह वही थी जो वह थी। कड़ी मेहनत उसके स्वभाव में, उसकी हड्डियों में थी। एक शुक्रवार दोपहर अल्फ्रेड ने उसे अपने कार्यालय में बुलाया। राधा को एक पल के लिए तर्कहीन घबराहट महसूस हुई। उसने कुछ गलत किया था। वे उसे निकालने वाले थे। शांत रहो, अल्फ्रेड ने उसकी अभिव्यक्ति पर ध्यान देते हुए कहा। यह अच्छी खबर है। राधा ने राहत की सांस ली। क्या बात है? अल्फ्रेड ने उसे एक लिफाफा दिया। यह तुम्हारी पहली तिमाही की मूल्यांकन रिपोर्ट है, उसने समझाया। मैं चाहता हूं कि तुम इसे देखो। राधा ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर विभिन्न श्रेणियों वाला एक दस्तावेज था। समय की पाबंदी, काम की गुणवत्ता, रवैया, टीम वर्क, सभी श्रेणियों में उत्कृष्ट के निशान थे। अंत में हाथ से लिखी एक टिप्पणी थी। राधा ने एक अनुकरणीय कर्मचारी होने का प्रदर्शन किया है। उसका समर्पण और व्यावसायिकता टीम के लिए एक संपत्ति है। मैं विकास के अवसरों पर विचार करने की सलाह देता हूं। राधा ने शब्दों को 2 बार 3 बार पढ़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रही थी। यह है, उसने शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज भर्रा गई। अल्फ्रेड मुस्कुराया। यह वही है जिसके तुम हकदार हो। तुमने कड़ी मेहनत की है राधा, और यह दिखता है। राधा ने अब आंसू को खुलकर बहने दिया। धन्यवाद, उसने फुसफुसाया। मुझे धन्यवाद मत दो, अल्फ्रेड ने जवाब दिया। तुमने इसे कमाया है। जब राधा कार्यालय से बाहर निकली तो वह लिफाफे को अपने सीने से लगाए हुए थी, जैसे कि वह दुनिया की सबसे कीमती वस्तु थी। एक तरह से वह थी। यह इस बात का मूर्त प्रमाण था कि यह कोई दान नहीं था, कोई एहसान नहीं था, यह योग्यता थी। उस रात उसने यह दस्तावेज रोहन को दिखाया। उसने इसे ध्यान से पढ़ा, फिर उसने उसे कसकर गले लगा लिया। मुझे तुम पर गर्व है माँ। राधा आंसुओं के बीच हंस पड़ी। मुझे यह तुमसे कहना चाहिए था। हम एक दूसरे पर गर्व कर सकते हैं, रोहन ने जवाब दिया। वे एक लंबे पल तक गले लगे रहे।
दो लोग जिन्होंने बहुत संघर्ष किया था और अंततः उस संघर्ष के फल देख रहे थे। सप्ताहांत में राधा ने कुछ ऐसा किया जो उसने सालों में नहीं किया था। उसने अपनी बहन को खाने पर बुलाया, किसी महंगे रेस्तरां में नहीं, बल्कि अपने घर पर अपने हाथों से बनाए खाने के साथ। लेकिन यह एक विलासिता थी कि वह ऐसा हर पैसे गिने बिना कर सकती थी, इस बात की चिंता किए बिना कि महीने के बाकी दिनों के लिए पर्याप्त होगा या नहीं। उसकी बहन फूलों के साथ आई, एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण इशारा। जब उसने रसोई में राधा की मूल्यांकन रिपोर्ट फ्रेम में लगी देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे हमेशा से पता था कि तुम खास हो, उसने अपनी बहन को गले लगाते हुए कहा। लेकिन अब दुनिया भी जानती है। राधा ने सिर हिलाया। दुनिया नहीं, बस कुछ लोग, लेकिन यह पर्याप्त है। उन्होंने खाया, बातचीत की, हंसे। रोहन ने उन्हें अपनी कक्षाओं के बारे में, अपने नए दोस्तों के बारे में, जिस जर्मन परियोजना पर वह काम कर रहा था उसके बारे में बताया। घर आवाजों, खुशियों, जीवन से भर गया। जब उसकी बहन चली गई तो राधा उसे दूर जाते हुए दरवाजे पर खड़ी रही। रोहन उसके बगल में खड़ा था। आज का दिन अच्छा रहा, उसने टिप्पणी की। राधा ने उसके कंधों पर हाथ रखा। आज का दिन बहुत अच्छा रहा। अगले सोमवार राधा एक नई ऊर्जा के साथ काम पर आई। गार्ड को उसके नाम से अभिवादन किया, रिसेप्शनिस्ट से संक्षेप में बातचीत की, दृढ़ कदम के साथ फ्लोर पर चढ़ी। कैंटीन में प्रिया कॉफी के साथ उसका इंतजार कर रही थी। मैंने तुम्हारी मूल्यांकन रिपोर्ट देखी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अल्फ्रेड ने हमें बताया। बधाई हो। राधा मुस्कुराई। धन्यवाद, तुम इसके लायक हो। प्रिया ने आगे कहा, तुमने किसी और की तरह काम किया है। कॉफी पीते समय राधा को कुछ महसूस हुआ। वह अकेली नहीं थी। उसके पास केवल रोहन नहीं था, केवल उसकी बहन नहीं थी। उसके पास सहयोगी थे, एक टीम थी। ऐसे लोग थे जो उसे देखते थे, जो उसे महत्व देते थे। उस दिन अपनी शिफ्ट के दौरान राधा ने एक नए उद्देश्य की भावना के साथ काम किया। यह सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, यह उसका काम था। यह सिर्फ एक जगह नहीं थी, यह उसकी जगह थी। दोपहर के बीच में जब वह कार्यालयों के पास सफाई कर रही थी, उसने सिद्धार्थ को कुछ अधिकारियों से बात करते देखा। उसने उसे देखा और सिर से एक छोटा सा इशारा किया। राधा ने भी उसी तरह जवाब दिया। उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं थी। उस साधारण आदान प्रदान ने सब कुछ कह दिया। आपसी पहचान, सम्मान, यह समझ कि दोनों ने अपना अपना काम किया था। दिन के अंत में जब वह अपनी चीजें रख रही थी, राधा ने ड्रेसिंग रूम के चारों ओर देखा। उसका नाम एक लॉकर पर था। उसकी वर्दी साफ और इस्त्री की हुई लटकी हुई थी। उसकी मूल्यांकन रिपोर्ट उत्कृष्ट थी। यह एक आदर्श जीवन नहीं था। अभी भी चुनौतियां थीं, अभी भी कठिन दिन थे, लेकिन यह एक गरिमापूर्ण जीवन था। एक ऐसा जीवन जिसे उसने अपने हाथों से, अपने प्रयासों से बनाया था। और यह राधा ने अपने लॉकर को बंद करते हुए सोचा। यह बहुत से लोगों के पास जितना था उससे कहीं ज्यादा था। वह अभी भी चमकते सूरज के साथ इमारत से बाहर निकली। रोहन घर पर उसका इंतजार कर रहा होगा, शायद रसोई की मेज पर गृह कार्य कर रहा होगा। वे एक साथ खाना खाएंगे, अपने दिनों के बारे में बात करेंगे, भविष्य की योजना बनाएंगे। एक ऐसा भविष्य जो अब इतने लंबे समय में पहली बार उज्जवल लग रहा था। राधा ऊंचा सिर, सीधे कंधों के साथ बस स्टॉप की ओर चली। वह वही महिला नहीं थी जो महीनों पहले उस इमारत में दाखिल हुई थी, डरी हुई और अपने अस्तित्व के लिए माफी मांग रही थी। वह अब कोई मजबूत व्यक्ति थी, कोई जो अपना मूल्य जानती थी, कोई जो जगह घेरने से नहीं डरती थी। और जब वह बस में चढ़ी और खिड़की के पास बैठी शहर को गुजरते हुए देखा तो राधा मुस्कुराई, क्योंकि वह आखिरकार कुछ मौलिक समझ गई थी। वह कभी अदृश्य नहीं थी, वह बस इंतजार कर रही थी कि कोई वास्तव में देखे। और अब जब वे देख रहे थे तो वह चमकने के लिए तैयार थी। उस दिन के बाद 6 महीने बीत गए जब एक फोन बजा और सब कुछ बदल गया। 6 महीने जिनमें रोहन ने अपनी असुरक्षा को आत्मविश्वास में बदल दिया था, जिनमें राधा ने अस्तित्व के लिए माफी मांगना बंद कर दिया था। 6 महीने जिनमें दोनों ने कुछ मौलिक सीखा था। मूल्य दिया नहीं जाता, बल्कि पहचाना जाता है। यह शुक्रवार दोपहर थी और स्कूल अपने वार्षिक सेमेस्टर समाप्ति कार्यक्रम का आयोजन कर रहा था। रोहन को नए छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भाषण देने के लिए चुना गया था। जब उसे यह खबर मिली तो उसकी पहली प्रतिक्रिया घबराहट थी। मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसने उस रात राधा से कहा। पूरे स्कूल के सामने, माता पिता के सामने, सबके सामने बोलना। राधा ने उसे उस अभिव्यक्ति के साथ देखा जिसे वह अच्छी तरह जानता था, जिसका मतलब था कि वह बहाने स्वीकार नहीं करेगी। तुमने पहले ही अधिकारियों के सामने बात की है। जब तुमने 1 करोड़पति कॉन्ट्रैक्ट बचाया था,
उसने कहा, यह अलग नहीं है, यह पूरी तरह से अलग है। रोहन ने विरोध किया। वह फोन पर था। यह सैकड़ों लोगों के सामने आमने सामने है। राधा उसके सामने बैठ गई। क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें उस समय क्या कहा था? यह परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, यह प्रामाणिक होने के बारे में है। रोहन ने आह भरी। मुझे याद है। तो बस खुद बनो, उसने कहा। अपनी कहानी सुनाओ। जो शब्द दिल से आते हैं वे हमेशा रास्ता ढूंढ लेते हैं। अगले दिनों तक रोहन ने अपने भाषण पर काम किया। उसने एक के बाद एक संस्करण लिखा, प्रत्येक दूसरे से अलग। कुछ बहुत औपचारिक थे, कुछ बहुत आकस्मिक थे, कुछ भी सही नहीं लग रहा था। एक रात जब वह शब्दों से जूझ रहा था, राधा उसके कमरे में दाखिल हुई। क्या मैं देख सकती हूं? उसने पूछा। रोहन ने हताशा में उसे नोटबुक सौंप दी। यह ठीक से नहीं बन रहा है। राधा ने चुपचाप पढ़ा। फिर उसने अपने बेटे की ओर देखा। तुम वह लिखने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हें लगता है कि वे सुनना चाहते हैं, उसने कहा, लेकिन उन्हें तुम्हारी सच्चाई सुनने की जरूरत है। और मेरी सच्चाई क्या है? रोहन ने पूछा। राधा ने नोटबुक बंद कर दी और उसे वापस कर दिया। यह एक ऐसा जवाब है जिसे केवल तुम ही दे सकते हो। उस रात रोहन देर तक जागा रहा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी दादी के बारे में सोचा। उसने उनके घर पर बीती शामों के बारे में सोचा, उनकी रसोई की गंध के बारे में, उनकी आवाज की ध्वनि के बारे में, उसे ऐसे शब्द सिखाने के बारे में जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह उनका उपयोग करेगा। उसने अपनी मां के बारे में सोचा, असंभव शिफ्टों में काम करते हुए, उसे अवसर देने के लिए सब कुछ कुर्बान करते हुए। उसने कॉरिडोर में उस दिन के बारे में सोचा जब उसे तय करना था कि वह बोलेगा या चुप रहेगा, और फिर शब्द बहने लगे। कार्यक्रम का दिन साफ आसमान के साथ आया। राधा ने काम से छुट्टी मांगी ताकि वह उपस्थित हो सके। सिद्धार्थ ने व्यक्तिगत रूप से उसकी छुट्टी को मंजूरी दी। अपने बेटे को देखने जाओ, उसने उससे कहा। यह महत्वपूर्ण है। जब राधा स्कूल के ऑडिटोरियम पहुंची तो वह जगह की भव्यता से प्रभावित हुई। सैकड़ों कुर्सियां थीं, एक बड़ा मंच, पेशेवर रोशनी। यह एक पूरी तरह से अलग दुनिया थी जिसे वह जानती थी। वह मध्य पंक्तियों में से एक में बैठ गई। अन्य अच्छे कपड़े पहने माता पिता के बीच जो छुट्टियों और विश्वविद्यालयों के बारे में बात कर रहे थे। राधा ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने थे, फिर भी उसे बाहर का महसूस हो रहा था, जब तक कि उसे अपने बेटे के शब्द याद नहीं आए। मुझे उनके जैसा होने की जरूरत नहीं है, मुझे बस खुद होने की जरूरत है। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानाचार्य के स्वागत भाषण से हुई। उसके बाद संगीत प्रस्तुतियां, शैक्षणिक मान्यताएं, खेल पुरस्कार थे। राधा विनम्रता से ताली बजा रही थी, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि रोहन के भाषण का समय करीब आ रहा था। अंततः प्रधानाचार्य ने घोषणा की, और अब मैं मंच पर अपने नए छात्रों में से एक को आमंत्रित करना चाहूंगी जो हमारे साथ कुछ विचार साझा करेंगे। रोहन मेहता। राधा को लगा कि उसका दिल गले तक आ गया है। उसने अपने बेटे को मंच पर मापे हुए कदमों के साथ चलते हुए देखा। उसने एक साधारण लेकिन साफ शर्ट पहनी थी, पैंट जिसे उसने उस सुबह सावधानी से इस्त्री किया था। यह महंगे कपड़े नहीं थे, लेकिन वे गरिमापूर्ण थे। रोहन माइक्रोफोन के सामने खड़ा हुआ। एक पल के लिए वह जम गया लगता था। राधा उसकी आंखों में घबराहट देख सकती थी जब उसने अपने सामने चेहरों के समुद्र की ओर देखा, लेकिन तब रोहन ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू कर दिया। शुभ संध्या। मेरा नाम रोहन है और 6 महीने पहले मुझे नहीं पता था कि मैं यहां संबंधित हूं या नहीं। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन उसने जारी रखा। मैं आप में से बहुत से लोगों से अलग जगह से आता हूं। मेरी मां सफाई का काम करती हैं। हम एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते हैं जहां कभी कभी हम दीवारों से पड़ोसियों को बहस करते हुए सुनते हैं। यहां आने से पहले मैं एक ऐसे स्कूल में जाता था जहां किताबें फटी हुई थीं और सर्दियों में खिड़कियां ठीक से बंद नहीं होती थीं। राधा को लगा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं। ऑडिटोरियम में कुछ माता पिता असहज होकर हिले डुले, लेकिन रोहन रुका नहीं। जब मैं यहां आया तो मैंने सोचा कि मुझे इसे छिपाना होगा। मैंने सोचा कि मुझे किसी और जैसा होने का दिखावा करना होगा। लेकिन मेरी मां ने मुझे एक महत्वपूर्ण बात सिखाई। उत्पत्ति भाग्य का निर्धारण नहीं करती, प्रयास करते हैं। रोहन की आवाज अधिक दृढ़ हो गई। मैंने अपनी दादी के साथ जर्मन सीखी, किसी महंगे स्कूल में या प्रमाणित शिक्षकों के साथ नहीं। मैंने इसे एक छोटी सी रसोई में बर्तनों और यादों के बीच सीखा, क्योंकि उन्हें अपनी भाषा बोलने की जरूरत थी ताकि वे यह न भूलें कि वे कौन थीं, और मुझे उन्हें सुनने की जरूरत थी ताकि मैं यह न भूलूं कि सबसे मूल्यवान चीजें हमेशा विलासिता में पैक होकर नहीं आती। कुछ माता पिता अधिक ध्यान देने लगे। छात्र पूरी तरह से चुप थे। एक दिन वह भाषा जो मैंने प्यार के लिए सीखी
मुझे किसी की मदद करने का अवसर दिया और उस मदद ने मेरे लिए ऐसे दरवाजे खोले जिनकी मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे खुलेंगे। लेकिन यह भाषा नहीं थी जो वास्तव में मायने रखती थी। यह ध्यान था, यह समर्पण था, यह जो मेरे पास था उसे इस्तेमाल करने से नहीं डरना था, भले ही वह परफेक्ट न हो। रोहन ने सही शब्द ढूंढते हुए एक विराम लिया। यहां होना मुझे यह सिखाया है कि विशेषाधिकार बुरा नहीं है, संसाधन होना बुरा नहीं है, लेकिन जिनके पास नहीं है उन्हें अनदेखा करना, यह मानना कि केवल कुछ लोग अवसरों के हकदार हैं, यह एक समस्या है। राधा ने कुछ माता पिता को दृढ़ता से सिर हिलाते देखा। मैं यहां किसी को दोषी महसूस कराने के लिए नहीं हूं, रोहन ने आगे कहा। मैं यहां आपको यह याद दिलाने के लिए हूं कि प्रतिभा हर जगह मौजूद है, बुद्धिमत्ता हर जगह मौजूद है, समर्पण हर जगह मौजूद है, लेकिन अवसर नहीं। उसकी आवाज अब स्पष्ट, मजबूत थी, डर का कोई निशान नहीं था। तो मेरे उन साथियों को जो मेरे जैसे परिवारों से आते हैं, मैं कहता हूं, शर्मिंदा मत हो। अपनी कहानी को ताकत के रूप में उपयोग करो, बहाने के रूप में नहीं। अगर जरूरी हो तो दोगुना मेहनत करो, लेकिन कभी यह स्वीकार मत करो कि तुम कम के हकदार हो। उसने सीधे दर्शकों की ओर देखा, और जिनके पास अधिक है उनसे मैं पूछता हूं, दूसरी तरफ मत देखो। यह मत मानिए कि विनम्र नौकरियों में लोग अदृश्य हैं। मेरी माँ कार्यालयों की सफाई करती हैं, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसे मूल्य भी सिखाए हैं जिन्हें कोई पैसा नहीं खरीद सकता। गरिमा किसी नौकरी के पदनाम से नहीं आती, बल्कि इस बात से आती है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ऑडिटोरियम में पूरी तरह से चुप्पी थी। 6 महीने पहले एक फोन कॉल ने मेरी जिंदगी बदल दी, लेकिन इसलिए नहीं कि मैंने जर्मन में जवाब दिया। इसने मेरी जिंदगी बदल दी क्योंकि किसी ने स्पष्ट से परे देखने का फैसला किया। किसी ने फैसला किया कि क्षमता पैकेज से ज्यादा मायने रखती है। रोहन ने अपने अंतिम वाक्य के लिए गहरी सांस ली। आप सभी के पास किसी और के लिए वह व्यक्ति बनने की शक्ति है। जहां दूसरे सीमाएं देखते हैं, वहां प्रतिभा देखने की, दीवारें बनाने के बजाय दरवाजे खोलने की। क्योंकि अंत में हमें इस बात से याद नहीं किया जाएगा कि हमारे पास कितना था, बल्कि इस बात से कि हमने कितना साझा किया। उसने एक विराम लिया। इस अवसर के लिए धन्यवाद, और धन्यवाद माँ, मुझे यह सिखाने के लिए कि मैं यहाँ रहने लायक हूँ। रोहन मंच से नीचे उतरा, जबकि ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। वे विनम्र तालियां नहीं थीं, वे सच्ची, उत्साही तालियां थीं। कुछ माता पिता खड़े हो गए, फिर और, जब तक पूरा ऑडिटोरियम खड़ा नहीं हो गया। राधा अब खुलकर रो रही थी। उसे परवाह नहीं थी कि कौन उसे देख रहा है। उसका बेटा, वह बच्चा जिसने अपने छोटे कंधों पर इतना कुछ ढोया था, उसने अभी अभी ऐसी स्पष्टता और परिपक्वता से बात की थी जो सांस रोक देती थी। जब रोहन मंच से नीचे उतरा तो वह सीधे अपनी मां के पास चला गया। राधा ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसके शरीर को एड्रेनालाइन और राहत से कांपते हुए महसूस किया। तुमने अविश्वसनीय काम किया, उसने फुसफुसाया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। रोहन उससे चिपक गया। मैं तुम्हारे बिना यह नहीं कर पाता। वे गले लगे रहे, जबकि कार्यक्रम उनके चारों ओर जारी रहा। 2 लोग जिन्होंने वहां तक पहुंचने के लिए हर चीज के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। कार्यक्रम के बाद कई माता पिता राधा और रोहन के पास आए, कुछ बधाई देने के लिए, अन्य बस हाथ मिलाने के लिए। एक सुंदर महिला राधा के सामने रुक गई। आपके बेटे का भविष्य उज्जवल है, उसने ईमानदारी से कहा, और यह स्पष्ट है कि यह ताकत कहां से आती है। राधा को लगा कि उसका चेहरा जल रहा है, लेकिन इस बार शर्म से नहीं, बल्कि गर्व से। धन्यवाद, उसने सिर ऊंचा करके जवाब दिया। वैशाली रोहन की ओर दौड़ी। वह सबसे अच्छा भाषण था जो मैंने सुना है, उसने उत्साहित होकर कहा। तुमने आधे ऑडिटोरियम को रुला दिया। रोहन घबराकर हंस पड़ा। मुझे उम्मीद है कि वे अच्छे आंसू थे, सबसे अच्छे, उसने पुष्टि की। जब वे ऑडिटोरियम से बाहर निकल रहे थे, राधा ने प्रवेश द्वार के पास किसी को इंतजार करते देखा। वह सिद्धार्थ मल्होत्रा थे। उन्होंने सामान्य सूट नहीं, बल्कि आकस्मिक कपड़े पहने थे। राधा उन्हें वहां देखकर हैरान रह गई। श्री मल्होत्रा, उसने पास आते हुए कहा। मुझे नहीं पता था कि आप आएंगे। सिद्धार्थ मुस्कुराए। मैं इसे याद नहीं कर सकता था, उन्होंने जवाब दिया। आखिरकार इस कहानी में मेरी कुछ जिम्मेदारी है। वह रोहन की ओर मुड़े। वह भाषण असाधारण था। युवा, तुमने ऐसी सच्चाइयां बोलीं जिन्हें बहुत से वयस्क कहने की हिम्मत नहीं करते। रोहन ने विनम्रता से आंखें झुका लीं। मैंने बस वही कहा जो मुझे महसूस हुआ। ठीक यही बात उसे शक्तिशाली बनाती है, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। वे पार्किंग की ओर एक साथ चले। सिद्धार्थ ने उन्हें बताया कि उन्होंने दोनों की प्रगति, राधा के मूल्यांकन, रोहन के अंकों को बारीकी से देखा था। सब कुछ उम्मीदों से बढ़कर था। लेकिन इससे मुझे आश्चर्य नहीं होता, उन्होंने जोड़ा।
तुम दोनों के पास हमेशा वह सब कुछ था जिसकी जरूरत थी, बस तुम्हें इसे साबित करने का मौका चाहिए था। राधा को अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ, लेकिन अच्छे अर्थ में, जैसे जब एक बांध जो बहुत लंबे समय तक पानी को रोके हुए था अंततः खुल जाता है। धन्यवाद, उसने कांपती आवाज में कहा। हमें तब देखने के लिए जब हम अदृश्य थे। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। तुम लोग कभी अदृश्य नहीं थे राधा, तुम बस एक ऐसे सिस्टम में थे जो देखना नहीं जानता था। वही सिस्टम है जिसे बदलने की जरूरत है ना? उन्होंने हाथ मिलाकर अलविदा कहा, लेकिन जाने से पहले सिद्धार्थ एक आखिरी बार मुड़े। वैसे, उन्होंने कहा, हम कंपनी में कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू कर रहे हैं जो शैक्षणिक उत्कृष्टता प्रदर्शित करते हैं। रोहन प्रेरणा था। राधा की आंखों में फिर से आंसू आ गए। वास्तव में, सिद्धार्थ ने पुष्टि की। कभी कभी एक कहानी में एक जीवन से भी अधिक बदलने की शक्ति होती है। यह पूरी संस्कृति को बदल सकती है। जब वह चले गए तो राधा और रोहन पार्किंग में खड़े होकर जो कुछ हुआ था उसे संसाधित कर रहे थे। माँ, रोहन ने एक पल बाद कहा, क्या तुम्हें याद है जब तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैंने अच्छा किया? राधा ने सिर हिलाया। जिस दिन तुमने फोन उठाया था। रोहन मुस्कुराया। अब मुझे जवाब पता है। मैंने सिर्फ फोन उठाने के लिए अच्छा नहीं किया, मैंने अच्छा किया क्योंकि मुझे यह होने से डर नहीं लगा कि मैं कौन हूं। राधा ने उसे फिर से गले लगा लिया। यह है सबसे महत्वपूर्ण सबक है। अगले महीनों में और बदलाव आए। रोहन स्कूल में उत्कृष्टता प्राप्त करता रहा, न केवल जर्मन में बल्कि सभी विषयों में। वह उन छात्रों के लिए स्वयंसेवक शिक्षक बन गया जिन्हें भाषाओं में कठिनाई होती थी। उसका धैर्य और उसकी सहानुभूति उसे इस भूमिका में असाधारण बनाती थी। राधा अपनी ओर से शिफ्ट सुपरवाइजर के रूप में पदोन्नत हो गई। यह एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण पद था। अब उसका अपना छोटा कार्यालय था, अपनी खुद की टीम थी और वह हर सदस्य के साथ उसी सम्मान से पेश आती थी जिसकी उसने खुद सालों तक कामना की थी। प्रिया मजाक में कहती थी कि वह सबसे दयालु बॉस थी जो उसे मिली थी। राधा जवाब देती थी कि दयालुता का मतलब कमजोरी नहीं था, इसका मतलब यह याद रखना था कि तुम कहां से आए थे। उस दिन के 1 साल बाद जब सब कुछ बदल गया था, कंपनी ने कर्मचारियों के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया। यह पहली बार था जब राधा ऐसे किसी कार्यक्रम में शामिल हुई थी। सिद्धार्थ साल की उपलब्धियों के बारे में भाषण देने के लिए मंच पर आए। और मैं कुछ विशेष को पहचानना चाहता हूं, उन्होंने दर्शकों में देखते हुए कहा। 1 साल पहले हमने एक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट लगभग खो दिया था, क्षमता की कमी के कारण नहीं बल्कि दूरदृष्टि की कमी के कारण। एक अप्रत्याशित स्थिति ने हमें दिखाया कि प्रतिभा और मूल्य उन जगहों पर मौजूद हैं जहां हम नहीं देख रहे थे। राधा को लगा कि सभी की निगाहें उसकी ओर मुड़ गई हैं। तब से हमने महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए हैं। सभी कर्मचारियों के लिए उनकी स्थिति की परवाह किए बिना विकास कार्यक्रम, परिवारों के लिए छात्रवृत्ति, भाषा प्रशिक्षण और सबसे महत्वपूर्ण, एक ऐसी संस्कृति जो हर व्यक्ति को महत्व देती है, न केवल उन लोगों को जो ऊपर के कार्यालयों में हैं। कमरा तालियों से भर गया। मैं राधा मेहता और उनके बेटे रोहन को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें यह याद दिलाया कि उत्कृष्टता का कोई वंश नहीं होता है, उसे बस अवसर की जरूरत होती है। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसने उन्हें रोका नहीं। उसने उन्हें खुलकर बहने दिया जबकि पूरा कमरा तालियां बजा रहा था। उस रात घर लौटते समय रोहन और राधा ने हमेशा की तरह एक साथ खाना खाया, लेकिन बातचीत अलग थी। वे अब जीवित रहने के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वे सपने देखने के बारे में बात कर रहे थे। जानती हो मैं बड़ा होकर क्या करना चाहता हूं? रोहन ने पूछा। राधा मुस्कुराई। क्या? मैं उन समुदायों के लिए भाषा कार्यक्रम बनाना चाहता हूं जिन्हें पहुंच नहीं मिलती, उसने कहा। मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे अन्य लड़के सीख सकें, इसलिए नहीं कि उनके माता पिता भुगतान कर सकते हैं, बल्कि इसलिए कि उनके पास इच्छा है। राधा का दिल भर आया। तुम्हारी दादी बहुत गर्व महसूस करती। रोहन ने सिर हिलाया। और तुम, माँ, तुम क्या करना चाहती हो? राधा ने एक पल के लिए सोचा। मैं जहां हूं वहीं रहना चाहती हूं, उसने जवाब दिया। लेकिन मैं यह सुनिश्चित करना चाहती हूं कि मेरी टीम का कोई भी व्यक्ति अदृश्य महसूस न करे। मैं दूसरों के लिए वह बनना चाहती हूं जो सिद्धार्थ हमारे लिए थे। यह एक सुंदर लक्ष्य है, रोहन ने कहा। वे कुछ देर तक चुपचाप रहे, एक साथ होने की सादगी का आनंद लेते हुए। जानती हो इस सब में सबसे पागलपन वाली बात क्या है? राधा ने अंततः कहा। क्या? कि यह एक फोन कॉल जैसी इतनी साधारण चीज से शुरू हुआ था। एक ऐसा क्षण जो अनसुना हो सकता था, उसने सब कुछ बदल दिया। रोहन ने उस पर विचार किया। यह सिर्फ कॉल नहीं थी, माँ, यह वह सब कुछ था
जो पहले आया था, वह रातें जब तुमने काम किया था, वह समय जब तुमने मेरे स्कूल के सामान के लिए त्याग किया था, दादी के साथ की शामें, वह सब कुछ मुझे उस पल के लिए तैयार किया। राधा को फिर से आंसू आए। कभी कभी हमें नहीं पता होता कि हम किसी बड़ी चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं। शायद यही बात है, रोहन ने जवाब दिया। हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमें कभी नहीं पता कि हमारा अवसर कब आएगा। 2 साल बाद रोहन ने सम्मान के साथ हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। राधा पहली पंक्ति में गर्व से रो रही थी। सिद्धार्थ भी कंपनी के कई सहयोगियों के साथ उपस्थित थे, जिन्होंने कहानी का अनुसरण किया था। जब रोहन ने अपनी डिग्री प्राप्त की तो तालियां गूंज उठीं, लेकिन शैक्षणिक मान्यता से परे जो वास्तव में मायने रखता था, वह रास्ता था जो उसने वहां तक पहुंचने के लिए तय किया था। अपने स्नातक भाषण में रोहन ने फिर से अवसरों के बारे में, दिखावे से परे देखने के बारे में, एक ऐसे व्यक्ति की शक्ति के बारे में बात की जिसने फर्क करने का फैसला किया। हम सभी के पास एक कॉल है जिसका जवाब देना है, उसने कहा। जरूरी नहीं कि जर्मन में, जरूरी नहीं कि एक कार्यालय में, लेकिन हम सभी के पास वह क्षण होता है जहां हम चुप रहने या बोलने के बीच चयन कर सकते हैं, छिपने या खुद को दिखाने के बीच, यह स्वीकार करने के बीच कि दुनिया अन्यायपूर्ण है या उसे बदलने के लिए काम करने के बीच। उसके शब्द स्नातकों और परिवारों से भरे ऑडिटोरियम में गूंज उठे। मैंने बोलने का चुनाव किया, उसने आगे कहा। मेरी मां ने लड़ना जारी रखा जब हार मानना आसान होता और किसी और ने हमारा मूल्य देखा जब कोई और नहीं करता था। उन चुनावों ने हमारी जिंदगी बदल दी। उसने सीधे दर्शकों की ओर देखा। आप क्या चुनेंगे? उसके बाद जो तालियां बजीं वे गूंजती हुई थीं। सालों बाद रोहन अपना वादा पूरा करेगा। उसने वंचित समुदायों के लिए एक भाषा शिक्षण फाउंडेशन बनाया। राधा कंपनी में बनी रही, अंततः परिचालन प्रबंधक बन गई और सिद्धार्थ ने अपने अवसरों के कार्यक्रमों को अन्य कंपनियों तक विस्तारित किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खिताब या उपलब्धियां नहीं थीं, बल्कि वह शांत बदलाव था जो सैकड़ों जिंदगियों में हुआ। वे लोग जिन्हें पहले अदृश्य माना जाता था, अब देखे गए। वे प्रतिभाएं जिन्हें पहले नजरअंदाज किया जाता था, अब पहचाने गए। वे दरवाजे जो पहले बंद थे, अब खुले। क्योंकि अंततः यह केवल एक ऐसे बच्चे की कहानी नहीं थी जिसने फोन उठाया था। यह इस बात की कहानी थी कि क्या होता है जब कोई स्पष्ट से परे देखने का फैसला करता है, जब कोई उदासीनता पर गरिमा चुनता है, जब कोई समझता है कि मानवीय मूल्य को पद या बैंक खाते से नहीं मापा जाता, बल्कि दिल और प्रयास से मापा जाता है। राधा और रोहन कभी नहीं भूले कि वे कहां से आए थे, लेकिन उन्होंने यह भी नहीं छोड़ा कि यह परिभाषित करे कि वे कितनी दूर तक पहुंच सकते थे। और कहीं समय से परे एक जगह में दादी मां मुस्कुरा रही थीं, क्योंकि जो शब्द उन्होंने अपने पोते को उस छोटी सी रसोई में सिखाए थे, उन्होंने न केवल एक भाषा को संरक्षित किया, उन्होंने एक संबंध, एक स्मृति, एक विरासत को संरक्षित किया जो जिंदगियों को बदल देगी। कभी कभी सबसे बड़ी चीजें सबसे छोटे इशारों से शुरू होती हैं। एक दादी शब्दों को सिखा रही है, एक माँ चुपचाप काम कर रही है, एक बच्चा फोन उठा रहा है और एक आदमी देखने का फैसला कर रहा है। जीवन बदलने के लिए बस इतना ही चाहिए, या शायद दुनिया बदलने के लिए।